Friends, am I audible? Am I visible? Welcome everyone. Good afternoon, Jay Hind to everyone. Welcome. Welcome. Great. Welcome everyone. Good afternoon. All right. तो आज क्या करेंगे सर? आज पढ़ाई करेंगे। ये क्या बात हुई सर? रोज पढ़ाई होती है ऑब्वियसली। सो आज हम कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, एक अनाउंसमेंट यार। ओके, एक अनाउंसमेंट फॉर दोज ऑफ यू गेट नॉट गॉट दिस इन्फॉर्मेशन, आई एम लॉन्चिंग नेक्स्ट वीक PSIR ऑप्शनल। जिन लोगों ने ज्वाइन करना है, मेक श्योर दैट यू आर पार्ट ऑफ इट एंड अटेंड दैट पार्ट। ओके, सो PSIR ऑप्शनल होते ही 250 मार्क्स का GS2, 50 मार्क्स का ऑप्शनल 1, 250 मार्क्स का ऑप्शनल 2, सारा का सारा मेरी हेडेक है। ऑलराइट, सो अब जिन लोगों ने PSIR ऑप्ट किया है, मोस्ट वेलकम। ओके, एवरी टाइम व्हेन यू यूज दिस, अगर तुमने ऑलरेडी GS लिया है तो उसको अपडेट कर लो, और अगर तुम्हारे मित्रों ने नहीं लिया हुआ है तो उनको बोलो कॉम्बो कोर्स ले लो, दैट इज एन एडवांटेजेस कोर्स। ऑलराइट, सो द एंटायर कांसेप्ट, यूज द कोड SIDLIVE, SIDLIVE। ओके, ऑलराइट एवरीवन, ओके, ऑलराइट। और कोई ऑप्शन मैं ले नहीं सकता, मैथ्स मुझे आता नहीं, ज्योग्राफी मुझे समझ में नहीं आता, हिस्ट्री बहुत लंबा चौड़ा होता है, मेडिसिन मैंने छोड़ दिया, लॉ बहुत डिफिकल्ट है, छोड़ दो बाकी सब। ओके, सो मैं लूंगा PSI, आंसर लूंगा ना, फिलोसफी ना, मैं नहीं ले रहा, मुझे जो आता है मेरे को यही आता है। ओके, तो मैं सिर्फ यही लूंगा। ओके, सो दिस इज द एंटायर कॉन्टेक्स्ट। ऑलराइट, मैं लूंगा PSI, आंसर लूंगा ना, मुझे समझ में नहीं आता, हिस्ट्री बहुत लंबा चौड़ा होता है, मेडिसिन मैंने छोड़ दिया, लॉ बहुत डिफिकल्ट है, छोड़ दो बाकी सब। ओके, सो मैं लूंगा PSI, आंसर लूंगा ना, फिलोसफी ना, मैं नहीं ले रहा, मुझे जो आता है मेरे को यही आता है। ओके, तो मैं सिर्फ यही लूंगा। ओके, सो दिस इज द एंटायर कॉन्टेक्स्ट। ऑलराइट, सो लिटरेचर, वाह वाह, लिटरेचर लेंगे, वाह वाह, बहुत बढ़िया सर। कवि इन पंक्तियों में क्या कहना चाहते हैं? वेरी गुड, भावार्थ बताइए। वेरी गुड, ऑलराइट, वेरी गुड, फेयर। तो आज हम करेंगे रिजर्वेशन पॉलिसी, और रिजर्वेशन पॉलिसी हम दो पार्ट्स में करेंगे। तो आज हम करेंगे पार्ट 1 और कल हम करेंगे पार्ट 2 कोड बिलिंग। ओके, और ये बड़ा ही लंबा टॉपिक है, सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको रिजर्वेशन पॉलिसी इन एंड आउट आती हो, इन एंड आउट आती हो। अरे मेरे को एक कल किसी ने बड़ी अच्छी कविता लिख के भेजी और उन्होंने मुझे बोला कि लक्ष्मीकांत पार्ट 2 करना। तो मैंने एक प्लान सोचा है, देखो यार, लक्ष्मीकांत पार्ट 2 पेज बाय पेज होना ना ऐसे बड़ा मुश्किल है, इन द सेंस ऑफ प्लस क्लासेस। तो मैंने एक आइडिया लगाया, ब्रिलियंट आइडिया। ओके, सत्य प्रकाश ने लिखा था, बड़ा अच्छा आइडिया। मेरा ब्रिलियंट आइडिया क्या है कि मैं कल परसों या डे आफ्टर टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो, ओके, स्पेशल क्लास में मैंने सोचा है 7 to 8 लगातार स्पेशल क्लासेस ले लूंगा 2 दिन में, एंड आई विल फिनिश ऑफ लक्ष्मीकांत पेज बाय पेज पार्ट 2। क्या बोलते हो? गुड आइडिया, ये सुनो। तो स्पेशल क्लासेस सुबह से शाम, ओके, सुबह से शाम, एक दिन 7-8 घंटे, एक दिन 7-8 घंटे खत्म करते। ऐसे ही करना पड़ेगा, दैट्स ओनली पॉसिबिलिटी, है कि नहीं? तो खत्म कर लेते हैं। तो स्पेशल क्लासेस में कर लेते हैं। व्हाई वेट फॉर प्लस क्लासेस? कौन बनाएगा प्लस क्लासेस? इट्स जस्ट नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल। सो डे आफ्टर टुमारो करते हैं और फिर डे आफ्टर टुमारो करते हैं, ठीक है? सो 2 दिन कर लेते हैं। राइट, सो 25th एंड 26th, या फिर 26 एंड 27 ऐसा कुछ प्लान बना लेते हैं। 25 26 कर लेते हैं। ओके, बढ़िया हो जाएगा। सुबह सुबह स्टार्ट कर देंगे, नहीं संडे को नहीं, संडे को नहीं, इसी मंथ खत्म कर देते हैं, ठीक है? अभी खत्म कर देते हैं। ओके, 8 आवर्स वन डे, 8 आवर्स वन डे, या फिर 7 आवर्स वन डे, 7 आवर्स वन डे, ऐसा कुछ कर लेते हैं। मतलब मुझे लगता है 15-16 आवर्स शुड बी मोर देन इनफ। ओके, चलो जी, हो गई कथा खत्म। ऑलराइट, पौड़ी हो रही, ऑलराइट, हमारी भी पौड़ी हो रही। ओके, ये हम हैं और ये हमारा कोर्स है और ये हमारी पौड़ी हो रही है। ओके, फिर ठीक है। बताओ सर, कोर्स ही नहीं खत्म होता। मैं सुबह 4 बजे, मैं तो पढ़ा दूंगा बेटा 4 बजे, तुम लोग ह्यूमन राइट्स NHRC में कंप्लेंट कर बैठोगे। ओके, मैं तो पढ़ा दूंगा, मैं तो उठा दूँ। ओके, चलें स्टार्ट करें, चलो जी। तो वैसे तो बहुत सारे लोगों का भी रट सा गया होगा, लेकिन क्या होता है ना, रेपिटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इंस्ट्रक्शन टू बी फॉलोड, मेंटेन डेकोरम ऑफ द क्लास। कृपा करके कोई फाउल स्टेटमेंट, कोई पर्सनल स्टेटमेंट्स, कोई पॉलिटिकल कमेंट्स ना कीजिए, वो हम उनको टॉलरेट नहीं करेंगे। वैसे तो मैं दिल से बड़ा बोला हूँ, लेकिन फिर भी मुझे उनको ब्लॉक करना पड़ जाएगा। ओके, तो फिर मैं सबको चाह बोल रहा हूँ, एक पेन खरीद लो, एक नोटबुक खरीद लो, जो मैं बोलता जा रहा हूँ उसके रनिंग नोट्स बनाओ। जब तुम अपने हैंड रिटन नोट्स बनाओगे ना बेटा, तुम्हें जिंदगी में वो पार्ट परमानेंटली याद हो जाता है। ये PDF आईटी से दूर रहो। कुछ कुछ मैं PDF शेयर कर दूंगा, ऐसा नहीं है कि मेरे को PDF से कोई एतराज है, लेकिन जहां पर जरूरत है सिर्फ वही होना चाहिए। तो PDF क्या जमा रह जाते। तो गालिब साहब बोलते थे ना, सामान 100 बरस का, कल की खबर नहीं, वैसा वाला हाल है। तो वो मत करना। डाउट्स होंगे, और डाउट्स होते हैं तो उसके सेपरेट से। अरे यार, इस डाउट से मुझे कुछ याद आया, क्या वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात याद है। क्या है ना, वैसे मैं बड़ा ट्रांसपेरेंट आदमी हूँ, तो और ये वैसे डिजिटल लिटरेसी का जमाना है, डिजिटल ओपननेस का जमाना है। मेरा मोबाइल नंबर, मेरा फेसबुक वगैरह वगैरह, टेलीग्राम, ये सब कुछ एक्सपोज हो गया, नहीं छुपता, कोई छुपने की जरूरत ही नहीं। बट कृपा करके समझो यार, मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर डाउट्स तो मत पूछो यार, वो भी 500 डाउट्स एक साथ, तड़ता 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 तड़ता। द अदर डे समबडी सेंट मी 75 इमेजेस ऑफ हिज हैंड रिटन नोट्स, एक्सपेक्टिंग मी कि मैं सारे के सारे वो नोट्स पढ़ूंगा और कमेंट करूंगा। भाई क्या मतलब, क्या बोलूं मैं, बताओ यार। मतलब, और तुम्हें मालूम है कि मेरे सिर्फ टेलीग्राम चैनल पे ना 15,000 स्टूडेंट्स है। अगर सबने ऐसा कर दिया ना, तो व्हाट्सएप का सर्वर डाउन हो जाएगा और वो इल्जाम मुझ पे लगेगा। मतलब क्या करते हो यार, कमाल करते हो यार। सो प्लीज, इसके लिए डाउट सेशन रखा है। ओके, तो ठीक है बेटा, हमको सिर्फ तुमसे प्यार है, हमको सिर्फ तुमसे प्यार है, इट डज नॉट मीन कि तुम ऐसा हाल कर दो हमारा।
सो डोंट डू ऑल दिस प्लीज, ओके। यहाँ पे स्पेशल किसी वजह से डाउट सेशन रखा गया, सो कृपा करके उस डाउट सेशन का प्रयोग कीजिए। ऑलराइट, मेंटेन पंक्चुअलिटी एंड कंटिन्यूएशन इन द क्लास, समय पे आइए, समय पे जाइए, ओके, और रो जाइए। एंड फाइनली मैं कमेंट्स बंद कर दूंगा। यहाँ पर एक ही आदमी कमेंट करता रहता है, कौन? मैं खुद, ओके। सो मेरे को ही करने दो, और मेरे को अगर तुमसे कुछ पूछने का होगा तो अपन पूछ लेगा बाबू, नो प्रॉब्लम। फाइनली यू मस्ट रीड एनसीईआरटी बुक्स। मैंने एनसीईआरटी का भी एक मैराथन यूट्यूब सेशन निकाला था, और वो मैं क्लास 6 के एक और कंटिन्यू करूंगा। तो मैं क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सब कुछ तुमको पढ़ा दूंगा, चाहे यूट्यूब पे पढ़ाना पड़े, चाहे स्पेशल क्लासेस में पढ़ा दूंगा, डोंट वरी। कंटिन्यू रीडिंग लक्ष्मीकांत, ये जरूर करो, एंड रीड द न्यूज़पेपर्स एवरी डे, द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस। सर कौन सा पढ़ने का है? अरे बाबू कोई फर्क नहीं पड़ता, शाहरुख भी वैसे ही, सलमान भी वैसे, दोनों अपने, ओके। दो में से एक कोई पढ़ लो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट रादर देन डिसाइडिंग कि कौन अच्छा कौन बुरा, दोनों ही ठीक है। ऑलराइट, फाइनली हाउ टू प्रिपेयर क्वेरीज तुमको आता है तो बेटा यूट्यूब पे जाओ, मेरे नाम से सर्च करो स्ट्रैटेजी वीडियोस, 4-5 घंटे के स्ट्रैटेजी वीडियोस से सारे सवालों के मैंने जवाब दे दिए इन वट एवर लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग। और फिर आजकल मेरे को बोलने लगे ग्रैंड मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट बताओ, हद हो गई यार, ग्रैंड मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट बताओ। बट मुझे नहीं मालूम था ये इतना जरूरी होगा, बट इट हैज बीन अ हिट सीरीज, तो तुम इसका फायदा उठाओ। फाइनली एक बार वीडियो देखकर मत छोड़ देना, ओके। इन वीडियोस को 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बार देखते रहो, तब तक देखते रहो जब तक एब्सोल्युटली परफेक्टली तुमको समझ में नहीं आ जाता। हैव वी ऑल अंडरस्टूड दिस और नॉट? बहुत बढ़िया सर, चले कहां चले? सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, ओके रेडी, ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। नोट्स शुरू करो। ये क्या है सर? ध्यान से सुनना, ओके। सिट बैक, रिलैक्स एंड अंडरस्टैंड दिस। मैं एक लाइन पढ़ रहा हूं और उस बात को ध्यान से समझने की कोशिश करो। लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। अरे रुको रुको, ये क्या होगा सर? सबसे पहले मैं तुमको कुछ स्टैट्यूटरी वार्निंग देना चाहता हूं। क्या? हम कर रहे हैं रिजर्वेशन, ओके, और हम कर रहे हैं रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया, ओके। द रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया जितना पॉलिटी का सब्जेक्ट है उससे ज्यादा पॉलिटिकल हो जाता है। तो मैं सबसे पहले तो आप लोगों को एक भयंकर एडवाइस और वार्निंग साथ में देना चाहता हूं। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन पॉलिटी। आप में से कुछ लोग होंगे जो प्रो रिजर्वेशन होंगे, कुछ लोग होंगे एंटी रिजर्वेशन होंगे, कुछ लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता होगा, एंड आई डोंट केयर फॉर आइदर ऑफ देम। मैं एक सब्जेक्ट कर रहा हूं और मुझे उस सब्जेक्ट को ही समझना है। तुम में से कुछ लोग रिजर्वेशन के फेवर में होंगे, कुछ लोग अगेंस्ट होंगे, आई डोंट केयर। अपने पर्सनल कमेंट्स को प्लीज अपने पास रखिए और फेसबुक ट्विटर की तरफ जाइए, यहां पर केवल पॉलिटी समझेंगे। वी अंडरस्टूड, गिव मी अ थम्स अप इफ यू हैव अंडरस्टूड। तो कृपा करके मन के अपने सारे के सारे जो विचार व्यक्त करने हैं वो ट्विटर पे कीजिए, वो चिड़िया सुनती है, ओके, हम नहीं सुनते। आई यू अंडरस्टैंडिंग? मुझे मजबूरन तुमको ब्लॉक करना पड़ेगा, तो कृपा करके इसको पॉलिटी का सब्जेक्ट रहने दीजिए। अब एक अजीब सी बात है, एंड दैट अजीब सी बात ये है कि हम लोग एक फ्रेटर्निटी है। इसमें अजीब सी बात क्या है? अरे बहुत अजीब सी बात है। हमने बोल दिया कि हम लोग ब्रदर्स हैं, ओके, देयर इज अ ब्रदरहुड अमंगस्ट अस, ओके। अब इनमें से भी कुछ लोगों को आजकल ना ये प्रॉब्लम होती है, सब ब्रदर क्यों बोलते हो, ओके, सिस्टरहुड क्यों नहीं बोलते, पता नहीं यार, बीमारियां नहीं खत्म होती है, ओके। अरे बाबा मतलब वही है, ओके, मतलब यही है, दैट इज जस्ट द वे इट वाज स्पोकन इन यूनाइटेड स्टेट्स, इसलिए बोल रहे हैं ब्रदरहुड इज एज गुड एज सिस्टरहुड, ओके। तो कृपा करके वहां पे मत जाइएगा। व्हेन आई से ब्रदरहुड तो मुझे ये कहने का मतलब है कि सब इंडियंस, हम सब इंडियंस, ओके, वी आर फ्रेटर्नल्स, वी आर रिलेटेड टू वन अनदर। मैं तुम लोग कोई और रेस के हो सकते हैं, कोई और रिलीजन के हो सकते हैं, कोई और कैस्ट के हो सकते हैं, जेंडर का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन हम सब में एक कॉमन थ्रेड है, एंड दैट कॉमन थ्रेड इज दैट ऑफ बीइंग एन इंडियन। फ्रेटर्निटी होता है, इसलिए हमारे सिंगल सिटीजनशिप है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सर ये सब बातें आप ना जो बोलते हो ना, ये सुनने सुनाने में बड़ी अच्छी लगती है। हाँ, ये इसमें एक बार जरा ग्राउंड लेवल पे उतर के देखो, पता चलेगा कितना ब्रदरहुड है और कितना नहीं। मतलब बड़े शर्म की बात है कि इस देश में, ओके, इस देश में हमारे पास अनटचेबिलिटी का इतना खतरनाक और इतना शेमफुल प्रैक्टिस होती थी, जो कि इंसान को इंसान कहलाने लायक ना छोड़े, ओके। मतलब अनटचेबिलिटी। और सर आप लोग आमतौर पर ऐसे बोलते हो कि अनटचेबिलिटी पुअर लोगों के लिए होगा या अनपढ़ लोगों के लिए होगा। द ग्रेट डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने सहा ये, ओके। जब हमारे होम मिनिस्टर बाबू जगजीवन राम थे, उन्होंने सहा ये, सबने ये सहा। द आइडिया इज अनटचेबिलिटी वेंट इनटू सो मच इन आवर सोसाइटी दैट इट हैज बिकम अ सोशल स्टिग्मा, ओके। और इस सोशल स्टिग्मा में अनटचेबिलिटी जब हम डालते हैं तो हमारा ना शर्म से सर झुक जाता है कि ये इंडिया विच इज द क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन, जहां पर मतलब वेद लिखे गए, शास्त्र लिखे गए, भगवत गीता के यहाँ पे पाठ हुए, वहां पे हम इंसान को अनटचेबल मान लेते हैं। और फिर उन्होंने अपने आप को एक नाम दिया, और उन्होंने अपने आप को नाम दिया दलित्स। दलित्स का मतलब होता है द वन जिसको तोड़ दिया गया है, जिनको तोड़ दिया गया। कैसे तोड़ दिया सर? तोड़ दिया मतलब उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस टूट गया है, उनको इस स्टिग्मा ऑफ अनटचेबिलिटी की वजह से इतना उनको परेशान कर दिया गया, इतना इंसल्ट कर दिया गया, इतना डिस्क्रिमिनेट किया गया कि वो टूट गए। उन्होंने अपने आप को ये नाम दिया दलित्स। फिर थैंकफुली आप लोगों को थोड़ा सा वर्ड देना था, तो आपने उनको नाम दे दिया शेड्यूल कास्ट, राइट, क्योंकि वो शेड्यूल्स में उन नेम्स को डाल दिया गया। उसी तरह से एक आदिवासी पॉपुलेशन, वो ट्राइबल पॉपुलेशन, सर हम उनके मेहमान हैं, वो हमारे मेहमान नहीं है, ओके। ये उनका है, ये जंगल थे जहां पर आप दिल्ली गुड़गांव बना रहे हो बड़ी बड़ी हाई राइजेस, ये जंगल थे सर, ये उनके जगह हैं, हम उनके मेहमान थे, बट हमने उनको साइडलाइन कर दिया और फिर हम बोलते हैं कि वो बैकवर्ड है। अरे बाबा, उनके साथ भी आपने बड़ा ही अत्याचार हुआ सर। वो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, ओके, 15 प्लान 7.5%, approximately 22.5% of India's population थे at the dawn of civilization, at the dawn of republic.
तो हम लोग 22.5% को ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसा कोई इंसान दूसरे इंसान के साथ ना ही बिहेव करे। ओके, तो वही वाला सिचुएशन है। और हमारे के हमने फिर उसके बाद पहले तो फ्रेटर्निटी बोलने की हिम्मत कर दी है, फिर वो कहते हैं ना नमक पे जल वो सॉरी जले पे नमक छिड़कना, वो वाला कॉन्सेप्ट कर दिया बाय सेइंग द वर्ड लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। वाह 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 वाह, ये हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन से उठा तो लिया। ओके, फिर हमने बोला देखो जी सब जगह एक लिबर्टी होगी, सब जगह इक्वालिटी होगी, सब जगह फ्रेटर्निटी होगी। तो मैं ऐसे सोच रहा हूं अगर इस बात पे मूवी बनाई जाती, तो जब ये लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी चिल्लाया जा रहा था, तब ये शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स की पॉपुलेशन व्हिच वाज 1/4 ऑफ इंडिया, जाने क्या सोच रहे होंगे। हाँ यार, जाने क्या सोच रहे होंगे सर, कि कहाँ की लिबर्टी, कहाँ की इक्वालिटी और कहाँ की फ्रेटर्निटी। ओके, तुम हमें अनटचेबल मानते हो। ओके, तुम हमको हमारे साथ डिस्क्रिमिनेट करते हो और फिर बोलते हो कि वी हैव टू बिलीव इन लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड। एंड डॉक्टर अंबेडकर के खुद के वर्ड्स थे दैट वी आर ट्राइंग टू इंपोज इक्वालिटी ऑन अ सोसाइटी व्हिच इज एसेंशियली अनइक्वल। वाओ यार, या वो मतलब है शराफत की भाषा में और इंग्लिश की भाषा में और लीगल लैंग्वेज में इससे ज्यादा एक आदमी अपना गुस्सा क्या दिखाएगा कि वी आर ट्राइंग टू इंपोज इक्वालिटी ऑन अ सोसाइटी व्हिच इज एसेंशियली अनइक्वल, जो इसको करीब करीब सैंक्शन देकर मान चुका है कि यार एक अनटचेबल है। ओके, एंड दैट इज व्हाई अब हमें सहारे की जरूरत है। किसके सहारे की जरूरत है? कि हम उस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रॉमिस को, जो कि हमारा विजन था, तो बहुत सारे लोग ना बहुत सारी बातें कहते हैं, उनको कॉन्स्टिट्यूशन मालूम तो है नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक कोई ब्लैक एंड व्हाइट किताब नहीं है, इट इज अ विजन स्टेटमेंट, इट इज अ विजन एंड मिशन स्टेटमेंट। ये करने का सपना देखा हमने, हमने देखा वो सपना कि हम लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी बनाएंगे। I hope you have understood. So we, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens liberty, equality, fraternity और उससे पहले justice. I hope everyone has understood. तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। अब इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए मैं सिर्फ शब्दों का सहारा नहीं लूंगा, कुछ तरी करूंगा मैं उसके बारे में। यस, और वो करने का जो था कॉन्सेप्ट, उसको बोला जाता है रिजर्वेशन। आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस। सबको समझ में आया या नहीं? Everyone has understood the story. सर आप फास्ट बोल रहे हैं? अच्छा चलो स्लो बोलते हो, स्लो। सर आपके फेस पे बहुत लाइट पड़ रही है। नहीं बेटा, अंदर से ग्लो है, ग्लो है। आई एम ग्लोइंग। ओके, स्टक तो नहीं होना चाहिए। इज इट गेटिंग स्टक? नो, नो प्रॉब्लम। ओके, आगे चलते। तो अब मुझे स्टेटमेंट्स पढ़नी है। क्या पढ़नी है? लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। Liberty, equality, and fraternity was the battle cry of the French Revolution. It is also the motto of our constitution, with the concept of justice, social, economic, political, the sum total of modern political thought superadded to it. Equality has been and is the greatest craving of all human beings at all points of time. It has inspired many a great thinker and philosopher. All religious and political schools of thought swear by it, including the Hindu religious thoughts. If one looks to it ignoring the later crudities and distortions, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship has equally been an abiding faith with all human beings and at all times in this country in particular. Very good, sir. सर आपने बड़ी भारी आवाज में बोला, बिकॉज यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है ना बेटा, वो इस वर्ड पे इक्वालिटी, और इन्हीं लाइनों में जो छुपी हुई बात है ना, वो ये बात है कि इन लाइनों के बाद, इन लाइंस को बोलने के बाद इक्वालिटी को कंसिडर करने लग गए थे। वी स्टार्टेड कंसिडरिंग एज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बात कर रहे हो सर, इन लाइनों में कैसे? बिकॉज ये 7-8 lines are coming from the big judgment called as Indira Sahani versus Union of India 1993. ओके, तो इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993 के बाद इक्वालिटी को कंसीडर किया गया था एज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, और यही वो फेमस केस है जिसको बोला जाता है द मंडल केस। लोग पढ़ते नहीं है, रटते हैं और फिर उनको समझ में आता नहीं। सो इट वाज द इंदिरा साहनी केस, जिनके ये ऑब्जर्वेशंस हैं, which was a constitutional bench saying that liberty, equality and fraternity तो ठीक है भाई लोग, सब कुछ ठीक है, but the most important thing is equality. और यहां से शुरुआत हुई कि हमने इक्वालिटी को कंसीडर करना स्टार्ट किया एज बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बात समझ में आई या नहीं? कभी कभी मेरे को लगता है कि मेरे को भी मेरे जैसा टीचर मिलना चाहिए था। तो मैं चीफ जस्टिस के राइज मांगता हूं। वेरी गुड, तो मैं कल से खुद को ही पढ़ाता हूं। ओके, सबको समझ में आया? आगे चलें। बैकग्राउंड साउंड इज डिस्टर्बिंग। कितने नाजुक हो तुम, दिल टूट गया मेरा। मतलब रियलाइज नहीं हो रहा तुमको कि मतलब क्या होता है, घर की मुर्गी दाल बराबर होती। यस कनिष्क, यस,
यू नो तुम लोगों को घर बैठे सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स पढ़ा रहे हैं, तुम आराम से ऐसे पसर के पढ़ रहे हो। नहीं सर, पीछे से आवाज आ रही है सर। वरना सर मैं टॉप कर जाता सर, वो आपकी क्लास में डिस्टर्बेंस होगी, वरना मैं टॉप कर जाता सर। कमाल बेटा, हिंदुस्तानी फौज के सिपाही की तरह बनो बेटा। वो लद्दाख में -40 डिग्री में कबड्डी खेल रहे थे यार। कम ऑन गाइस, वेक अप यार, इंडिया नीड्स प्राउडर पीपल यार। कम ऑन यार, थोड़ा टफ हो जाओ यार। कमाल करते। सो इन महान आदमी को, महान ग्रेट पर्सनालिटी को नमन करो। Ours is the struggle not for money or power, but for the reclamation of human dignity. तुम्हें मालूम है टीना डाबी का एक इंटरव्यू आया था? टीना डाबी का, यस, टीना डाबी द टॉपर। ओके, नाउ व्हेन शी टॉप दिस एग्जाम, शी वाज वेरी यंग, बट शी हैज विजडम बियॉन्ड हर इयर्स। ओके, तो उन्होंने एक बहुत अच्छा मेथड बताया था इन वन ऑफ हर इंटरव्यूज। शी सेड कि जब मैं ऐसे लिखती थी ना, तो उसमें कोई ना कोई कोटेशन जरूर डाल देती थी फ्रॉम सम बिग पर्सन, सम बिग कोटेबल कोट्स। तो ये जब मैं तुम्हें बताता हूँ ना, जैसे मैंने जब अनटचेबिलिटी बताया था, तो मैंने महात्मा गांधी की लाइन बनाई थी, माय फाइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी इज अगेंस्ट द इम्प्योर इन ह्यूमंस। तो ऐसी ऐसी लाइंस मैं इसलिए बताता हूँ, यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो तुम्हें मालूम ही नहीं है कि मैं तुमको सिर्फ एग्जाम क्रैक कराने की मदद की तरफ हूँ। ओके, अब तुम उसका क्या फायदा उठाओ ये तुम्हारे ऊपर है। तो जब तुमको कभी इंटरव्यू में आ जाए या मेंस में आ जाए, यू माइट एज वेल यूटिलाइज दीस वर्ड्स। ग्रेट डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के वर्ड्स है, इससे ज्यादा बड़ी अथॉरिटी क्या हो सकती है हिंदुस्तान में। सो यूज दीस वर्ड्स जब तुमको डिस्क्राइब करना हो रिजर्वेशन या बैटल अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एंड एक्सेट्रा एंड सो ऑन। सो कहानी स्टार्ट करते सर, करो सर कहानी स्टार्ट करो। ओके वेट, तो बेटा कहानी स्टार्ट करते हैं हम, और ऐसे करते हैं, कहीं से भी स्टार्ट करते हैं, आना तो यहीं पर ही है। तुम्हें मालूम है वो कोई कोई डायरेक्टर होता है ना, वो पहले आगे का दिखाता है, फिर फ्लैशबैक में लेकर जाता है ना। और कुछ लोग होते हैं वो पहले से ऐसे दिखा देते हैं, कुछ लोग बीच में से ऐसे दिखाते हैं। तो अलग अलग स्टाइल है। तो मैंने अलग अलग मूवीज को, यहाँ भी मैं कुछ अलग ही मूवी को मोड़ता हूँ। तो 1950 से स्टार्ट कर देते हैं, 1947 1950 जब हम रिपब्लिक बने। तो मेरे को ये आइडिया था कि हमारे पास, हमारे कॉन्सेप्ट में, ओके, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अनुसार अगर मैं आर्टिकल 46 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखूं, तो बड़ा क्लासिकली मुझे दिख जाएगा कि उसमें लिखा हुआ था कि स्टेट को डायरेक्शन दी गई थी। आई होप तुम्हें डीपीएसपी से याद आ रहे कि स्टेट को डायरेक्शंस दी गई थी, दैट इन द फॉर्म ऑफ डीपीएसपी, दैट यू शैल अपलिफ्ट द सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी एंड आल्सो प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एनी डैमेज एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करता हूँ, करेक्ट है। तो मेरा कॉन्स्टिट्यूशन ने तो स्टेट को डायरेक्शन दिया ही हुआ है, बिल्कुल सही बात है। तो हमको शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को प्रोटेक्ट करना था, उनको अपलिफ्ट करना था। फिर तुम्हें कुछ कुछ एक कहानी और याद आ रही होगी कि एक लेडी आई, उनका नाम था चंपकम डोराय राजन। कुछ याद आ रहा है सर? हाँ हाँ बिल्कुल याद आ रहा है सर। चंपकम डोराय राजन वाज अ ब्राह्मण गर्ल। ओके, अब ब्राह्मण गर्ल होने के बेसिस पर हम उनको कैस्ट में डिवाइड कर देते हैं, हायर कास्ट, लोअर कास्ट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट चंपकम डोराय राजन मैडम, इनका नाम भी ऐसे मेंशन भी ऐसे किया जाता है, श्रीमती चंपकम डोराय राजन केस। तो श्रीमती चंपकम डोराय राजन वेंट टू द यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, और यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास में उन्होंने बोला कि डियर यूनिवर्सिटी, मेरे को ना मेडिसिन करने का है, आप मेरे को एमबीबीएस में एडमिशन दे दो। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास बोले ना मैंने देते। मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट में कर रहा हूँ बिकॉज ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है तो पॉलिटिकल क्लास में, बट मैं फिर भी रिपीट कर रहा हूँ फॉर दोस ऑफ यू जो बिल्कुल ही नए नए वाले आए। तो चंपकम डोराय राजन को यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास ने एक सूचना दी, बोले मैडम एक आपको सूचना देने का है। क्या? कि आपके लिए कोई सीट ही नहीं है उनके पास। तो मैडम बोली कैसी बात करते हो यार, कैसे सीट नहीं है, जब मेरे को सीट ही सीट दिख रही। तो बोले नहीं मैडम, वो जो आपको खाली सीट दिख रहे हैं ना, वो रिजर्व्ड है। तो बोले कैसा रिजर्व्ड है, ये क्या होता है? बोला कि एक जीओ था, एक गवर्नमेंटल ऑर्डर था 1927 में, वो उस बेसिस पर कुछ कैस्ट के लिए वो सीट रिजर्व्ड है, आरक्षित है। तो मैडम चंपकम डोराय राजन बोली तुम लोग है ना क्रेजी क्रेजी बातें करते हो, वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। वो 1927 था, ये 1950 है। अब अपन के पास फंडामेंटल राइट्स है जिसमें लिखा है आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें लिखा है द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कैस्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। तो तुम लोग है ना बिल्कुल नादान परिंदे हो। ओके, तुमको नहीं मालूम कि हमारा फंडामेंटल राइट है। हाउ कैन यू डू रिजर्वेशन ओनली ऑन कैस्ट बेसिस? यू कैन नॉट डू दिस। तो यूनिवर्सिटी में बोले आपको ये सब समझ में नहीं आता, आप जिसको जो करना है करो। तो चंपकम डोराय राजन गोज एंड चैलेंजेस दिस फर्स्ट इन मद्रास हाई कोर्ट एंड देन इन द सुप्रीम कोर्ट, जहां पर ये केस बन गया श्रीमती चंपकम डोराय राजन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एंड इन 1951 दिस केस वाज डिसाइडेड। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार ये नोटिस किया कि अगर आर्टिकल 46 फॉलो किया जाएगा तो आर्टिकल 15 वायोलेट होगा, और अगर आर्टिकल 15 वायोलेट फॉलो किया जाएगा तो आर्टिकल 46 नहीं किया जा सकता। बात समझ में आया या नहीं? तो एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, जहां भी भागो मुसीबत जरूर आई। तो पॉइंट यहां पर यही। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला देखो भाई, अगर ऐसा सिचुएशन कभी आया कि एक डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा, हमेशा याद रखना फंडामेंटल राइट्स जीतेंगे। सो द नेहरू गवर्नमेंट को बोल दिया गया कि देखो यूनियन ऑफ इंडिया, आज के बाद हमको ये सुनने को ना आए, ठीक है, जब भी फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपी से टकराएंगे, कौन जीतेगा, कौन जीता कौन जीता कौन जीता कौन जीता, फंडामेंटल राइट्स जीता सर। तो सर एक मिनट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया खुद चाहता था रिजर्वेशन करने को, बिल्कुल। अब आप रिजर्वेशन तो कर नहीं सकते, तो बेटा
डॉक्टर अंबेडकर है तो मुमकिन है, मतलब डॉक्टर अंबेडकर ने बोला देखो भैया हमको रिजर्वेशन तो करने का है, बिल्कुल सही बात है। तो हमारे पास एक ही तरीका है और उस तरीके को ये बोलेंगे कि हम करेंगे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951। क्या बात कर रहे हो, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कर दिया आप लोगों ने? हाँ, क्या किया हमने उस आर्टिकल 15 में जहां बोला था देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन, वहां पर आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 डाल दिया, इंसर्ट कर दिया और बोला था द स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। क्या वर्ड यूज किया सर आपने? शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो ये अमेंडमेंट होने के बाद ही, केवल उसके बाद ही तुम कर सकते हो रिजर्वेशन। बात समझ में आई या नहीं? सबको समझ में आया या नहीं? तो बेटा ये है ना, ये हिंदुस्तान का स्टेट है, पॉलिटी है, ये कोई तुम्हारी कंपनी नहीं है, दुकान नहीं है। अरे बाबू माल यहाँ पर नहीं रखा जा सकता तो क्या वो यहाँ रख लेते हैं? ओके, या कंपनी में यार 2 से काम नहीं चल रहा बेटा 3 से काम चला देते हैं, ऐसा नहीं होता बेटा। यहाँ पर हर चीज अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन होता है, या तो कभी सुप्रीम कोर्ट उसको चेंज कर देगा, कभी पार्लियामेंट चेंज कर देगा, कभी अमेंडमेंट करना पड़ेगा, तब तक आप कर नहीं सकते। सर एक मिनट क्या है ना सर, बाज की नजरें मिली है मुझे, बाज की, क्या बाज की नजरें मिली सर, इतनी रेजर शार्प आंखें मिली है ना मेरे को, मैं आपको बता नहीं सकता। बाय गॉड क्या हो गया बेटा? सर आर्टिकल 46 में लिखा हुआ था स्टेट शैल मेक और टेक स्टेप्स फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। ये लिखा था ना सर? हाँ यही लिखा था सर। बाज की आंखें, बाज बिल्कुल हॉकाइड है, मतलब सर दूर से शिकार पकड़ लेता हूं। आर्टिकल 46 को आपने मैनिफेस्ट करना था, इंप्लीमेंट करना था चंपकम दोराय राजन केस के बाद, बराबर है। तो आपने इसको कॉपी पेस्ट करके आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 बनाना चाहिए था। यस और नो सर? आपने अनोखा तो नहीं क्रिएट करना चाहिए था? हाँ, क्योंकि आपको आर्टिकल 46 को यूटिलाइज करके उसको सच्चाई हकीकत में बनाना था, तो आपको आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 में एग्जैक्टली यही लिखना चाहिए था जो आर्टिकल 46 में लिखा। आपने लिखा शेड्यूल्ड कास्ट की जगह शेड्यूल्ड कास्ट, लिखा ना सर? शेड्यूल्ड ट्राइब की जगह शेड्यूल्ड ट्राइब, लिखा ना सर? फिर आपको है ना, मतलब कितने भोले हैं हम, है ना, कितने हमारे भोलेपन का आपने फायदा उठाया। आपने वीकर सेक्शन की जगह यहाँ पे लिख दिया बैकवर्ड क्लासेस, है जादूगर पाशा हो गए, है ना, डिस्ट्रैक्ट करते हमको। आपने यहाँ वीकर सेक्शन लिखा हुआ था और यहाँ पर आपने उसको कर दिया बैकवर्ड क्लासेस। यस और नो? देखा सर, खेल है, बास की नजर है सर, पकड़ लूंगा मैं। ये बताओ सर, व्हाई दिस कोलाबरी सर, व्हाई डिड यू डू दिस? आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड माय क्वेश्चन। सबको समझ में आया या नहीं? बहुत तेज हो गई सर आपकी आंखें, ऐसा पकड़ लेते हो सर। तो मैंने पार्लियामेंट को फोन किया, मैंने कहा पार्लियामेंट, तुम्हें मालूम है मैं ना उस दिन है ना इंडियन आइडल देख रहा था। क्या मतलब? इंडियन आइडल? हाँ, तो मैंने इंडियन आइडल देखा तो इंडियन आइडल में ना एक अजीब सा बात हुआ। एक बच्चा आया, ओ बड़ा अच्छा गाना गाया उसने। तो जो जज है ना, जज, ओके, वो बोला, मैं तो फिदा हो गया इस लड़के पे, भाई क्या गाया, ओ माशाल्लाह सॉलिड हो गया। मैंने कहा भाई ये तो अगला चैंपियन होने वाला है। तो जज बोला ना, तुमने हरकतें ठीक से नहीं ली। अच्छा, मैंने कहा पता हो गया। फिर एक और आया गाना गाने को, मेरे को लगा बिल्कुल बेहुदा गाया है, ओके। वो जज थोड़े टाइम बाद बोला, वाह क्या तुमने सुर पकड़ा है, ये क्या है ऐसे? बेटा वही हाल है तुम्हारा, यू अंडरस्टैंड? मैं तुमको इतनी हाई चीजें बता रहा हूँ, ओके, और तुम में से कोई बीच में से अचानक बोले, जैसे सिविल और पॉलिटिकल राइट्स में फर्क बताओ ना सर, एक बार रिपीट कर दो ना। अरे मेरा बच्चा, तुम्हारे सामने माइकल एंजेलो पेंटिंग कर रहा है, ओके, और तुम ऐसे इंडियन आइडल के छोटे छोटे गाने गा रहे हो, कमाल करते हो यार, कमाल है यार, सारा मजा किरकिरा कर देते हो। चलो आगे चलते, पढ़ लो यार कभी कभी। वो देखो, वो मेरा सीबीआई का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, चंपकम दोराय राजन केस 1958 में, अमेंडमेंट 1951 में। बताओ ये चार्जशीट में नहीं पीछे छोड़ने वाले? किसने बोला 1958 में? ना सर, हमने सुना इसलिए सच हो गया, ओके। अब क्या बोलूं बताओ, ये मेरे को साबित, मेरे खिलाफ ही चार्जशीट पेश करते गए। बेटा पढ़ लो मेरा बच्चे, पढ़ लो, मेरे से गलती पिछले 350 साल में तो हुई नहीं, ओके। पढ़ लो ना जी सर, आपकी गलती जब तक निकालेंगे नहीं ना तब तक सर हम खाना नहीं खाएंगे, ओके, मत खाओ फिर। ऑलराइट, अब बात यहाँ पर ये हुई, नॉलेज या पढ़ लो यार प्लीज, ओके। मजाक जोक सपाट, थोड़ा सा पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान दो, टाइम पास मत करो, नहीं तो उन्हीं शहर की गलियों में घूम जहां पर तुमने लोगों को अकड़ के बोला तेग मेरे भाई, अगली बार तेरा, अगले साल तेरा भाई यहाँ पर ये ना लाल बत्ती में घूमेगा। वैसे लाल बत्ती तो बंद होगी, लेकिन वहां पर जो अकड़ निकाली बोली है ना लोगों ने, और उसी के चक्कर में जो तुम्हारे चाय की पटरी पे वो हिसाब चल रहा है ना कि भाई ये तो अगले साल आईएएस बनने वाला है। पढ़ लो, ओके, मेरा काम है तुम्हें समझाना, और तुम्हारी किस्मत बड़ी अच्छी है कि तुम मुझसे पढ़ लो, ठीक है, तो पढ़ लो, ओके। तो सर यहाँ पर ये सिचुएशन है बड़ी खतरनाक होगी, बिकॉज ये वीकर सेक्शन बड़ा खतरनाक सिचुएशन है, बिल्कुल। ये वीकर सेक्शन वर्ड क्या होता है? So you have to understand this. Please appreciate this. Okay, observe what I'm trying to tell you. सर ये वीकर सेक्शन का वर्ड, व्हाट इज अ वीकर सेक्शन? दो तरह के वीकर सेक्शंस हो सकते हैं बेटा। एक हो सकता है इंडिविजुअल सेक्शन, ये भी वीकर ही हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। तो हम मान सकते थे, ऐसा वैसा बोलना बड़ा आजकल बड़ा खराब लगता है, लेकिन ऐसा बोल सकते हैं कि एक पर्सन, ओके,
हु इज से फिजिकली नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, ओके, उसको कोई प्रॉब्लम है, ओके, चाहे फिजिकल हो या मेंटल हो, वो भी तो वीकर सेक्शन है। हाँ, ये बात भी सही है। लेकिन मेरे पार्लियामेंट ने विजडम में, मैं इसको वर्ड यूज करते हैं लेजिस्लेटिव विजडम में, उन्होंने हमको है ना ऐसे, हमको ये वर्ड नहीं यूज करना ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, फाइनेंशियल, अभी के लिए फाइनेंशियल भी नहीं था, और डिस्पैरिटी। हमको एक पूरा क्लास ऑफ इंडिविजुअल्स, क्लास को बैकवर्ड या फॉरवर्ड पहले क्लासिफाई करना पड़ेगा। मैंने कहा अच्छा, मतलब पिछड़ा वर्ग आपको ढूंढना पड़ेगा, तब हम उनको रिजर्वेशन के बेनिफिट्स देंगे, इंडिविजुअल को नहीं देंगे। मैंने कहा ये बात बिल्कुल सही है, सही सोचा। तो मैंने फिर पार्लियामेंट में फोन किया, मैंने कहा पार्लियामेंट एक बात बताओ, ये बैकवर्ड क्लास क्या होता है? कौन पिछड़ा वर्ग है? ऑन व्हाट बेसिस? ओके, इज इट गोइंग टू बी इकोनॉमिक, इज इट गोइंग टू बी सोशल, इज इट गोइंग टू बी एजुकेशन? किस बेसिस पर आपने बैकवर्ड क्लास करा? तो पार्लियामेंट बोला सिद्धार्थ इधर आइयो, पास में आ, किसी को बताना मत, कुछ समझ में नहीं आ रहा अपन को इस टाइम। मैंने कहा क्या? बोला हमने लिख तो दिया बैकवर्ड क्लासेस, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि हम ये बैकवर्ड क्लास डिफाइन किस बेसिस पे करेंगे। मैंने कहा पार्लियामेंट क्या कर रहे हो तुम, किस बेसिस पे रिजर्वेशन देने वाले हो? तो बोले यार रुक ना यार सिद्धार्थ, सबको मत पता इतना चिल्ला के, ओके, पहले हमको ये बैकवर्ड क्लास डिफाइन करना पड़ेगा, और उसके बेसिस पे हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने परमिशन दी हुई है अंडर आर्टिकल 340 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अंडर आर्टिकल 340 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक कमीशन अपॉइंट किया जा सकता है टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, इसीलिए हमने बैकवर्ड क्लासेस वर्ड यूज किया। बात समझ में आ रही है या नहीं? ताकि हम ये डायरेक्ट बैकवर्ड क्लास वर्ड यूज कर लेते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। अब जब हमने बैकवर्ड क्लास यूज कर लिया ना सिद्धार्थ, वीकर सेक्शन नहीं यूज किया, हमने क्या यूज किया? बैकवर्ड क्लास यूज किया है ना, तो ऑटोमेटिकली हमें आर्टिकल 340 को इन्वोक करने का मौका मिल जाएगा। बात समझ में आया या नहीं? तुमको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? Are you understanding the parliament's problem? Weaker section it was not the word which was used in Article 340. हमें अभी तक यही नहीं पता चला था हम किसको वीक माने किसको बैकवर्ड माने। वीकर सेक्शन वर्ड यूज करता तो शायद इट वुड नॉट फिट इनटू द डेफिनेशन एज गिवन अंडर आर्टिकल 340। आर्टिकल 340 में फिट करने के लिए हमने बैकवर्ड क्लासेस वर्ड यूज कर दिया, और बैकवर्ड क्लासेस के अनुसार लिखा गया द प्रेसिडेंट मे बाय ऑर्डर अपॉइंट अ कमीशन consisting of such person as he thinks fit to investigate the condition of socially and educationally backward classes within the territory of India and difficulties under which they labor, and to make recommendations as to steps should be taken by the union or any state to remove such difficulty and to improve their condition, and the grants that can be made for such a purpose by the union or the state. बात समझ में आया या नहीं? सो पार्लियामेंट बोला देख सिद्धार्थ, सारा खेल शब्दों का है, ओके। वीकर सेक्शन वर्ड यहाँ पे था नहीं, इसलिए हमने बैकवर्ड क्लासेस वर्ड यूज किया। बैकवर्ड क्लासेस यूज करते ही इट कैन बी कनेक्टेड टू आर्टिकल 340, और आर्टिकल 340 यूज करते ही द प्रेसिडेंट कैन बाय ऑर्डर अपॉइंट अ कमीशन टू इन्वेस्टिगेट सच मैटर्स। सबको समझ में आया या नहीं? Everyone has understood this or not? Everyone has understood. So there was a reason why that word weaker section was replaced in under Article 15 subclause 4, and उसको यूटिलाइज किया गया था कि weaker section को अब आप बैकवर्ड क्लासेस में करोगे, बैकवर्ड क्लासेस करोगे तो Article 340 was the word that was to be utilized. सबको यहाँ तक समझ में आ गया? Everyone has understood this or not? All good? यहाँ तक कोई डाउट? नो डाउट? अरे वाह, देखो कौस्तुभ कितना इंटेलिजेंट है। मंडल कमीशन, थैंक यू बेटा, सब लोग थैंक यू बोलो कौस्तुभ को। किसी को पता ही नहीं था यहाँ पे मंडल कमीशन क्या है। सब लोग थैंक यू बोलो कौस्तुभ को, थैंक यू बोलो। देखा कितना पढ़ता है बच्चा, पहली बार पता चला हम लोगों को मंडल कमीशन था। थैंक यू बेटा, थैंक यू, बहुत अच्छे बेटा, नोना मेरे बच्चा, वेरी गुड बेटा, लव यू बेटा, वेरी नाइस, बहुत नोना बेटा, नोना होनहार बच्चा मेरा, वेरी गुड बेटा, थैंक यू। ऑलराइट, चलो आगे चलते हैं। वेरी गुड। तो इतनी देर के लिए हम आगे चलते हैं कि आगे क्या हुआ। तो हम लोगों ने 1953 में, ओके, यूजिंग आर्टिकल 340 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 340 क्या था? जिसमें हु अपॉइंट्स द बैकवर्ड क्लासेस कमीशन? हु अपॉइंट्स? प्रेसिडेंट। सो 1953 में द फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन अपॉइंट किया गया। इसको बोला गया काका कलेलकर कमीशन, ऑब्वियसली क्योंकि काका साहब कलेलकर उसके चेयरमैन थे, और उनको बोला गया कि डियर चेयरमैन साहब, डियर कमीशन, आप प्लीज सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया के हालात को इन्वेस्टिगेट करिए, और उनको वो डिफिकल्टीज जो उनको मिलती है, ओके, उनको इन्वेस्टिगेट कीजिए, और हमें रिकमेंडेशंस दीजिए दैट हाउ शुड वी रिमूव देयर और डिफिकल्टीज एंड इंप्रूव देयर कंडीशंस। और 1953 में बना हुआ ये कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी 1955 में। वेरी गुड। तो तुम्हें अगर नोटिस करो, अगर तुम ऐसे तो तुम तेज हो, तुम भी तेज च्यवनप्राश वाली बुद्धि हो तुम लोग, तो तुम नोटिस करो कि हमको वही काम दिया गया जो एक्चुअली एग्जैक्टली वर्ड बाय वर्ड आर्टिकल 340 में दी थी।
to investigate the conditions of socially and educationally backward classes within the territory of India and difficulties under which they labor and to make recommendations to steps taken by the union of state to remove such difficulties and improve their condition. हुर्र, सर कॉपी पेस्ट करने में बड़ी मेहनत लगती होगी, बिल्कुल सही बात है। तो मैंने पार्लियामेंट को फोन किया, मैंने कहा भाई सेफ खेलना भाई, सेफ, ओके, जरा भी पंगा मत लेना, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वही डाल देना। तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो गवर्नमेंट बोली चिंता नहीं बाबा, अपन ने कोई एक अल्फाबेट इधर उधर नहीं करेंगे, हम वही लिखेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। बात समझ में आ रहा है या नहीं? तो इन्होंने रिकमेंडेशंस दी 1955 में, 5-6 साल लोगों ने इसको कंसिडर करने की कोशिश की और फिर 1961 में अल्टीमेटली रिजेक्ट हो गई। कुछ समझ में नहीं आया क्यों बेटा, वैसे तो बहुत सारी कहानियां हैं लेकिन मैं तुम्हें कुछ ही बातें बताना चाहूंगा। सो काका कलेलकर का जो फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन था, ओके, वो बड़े मेजर दुख में थे। क्यों? कि मैंने उनसे फोन किया, मैंने कहा काका कलेलकर आप क्या सोच रहे हैं, किस बेसिस पे बैकवर्ड क्लासेस कमीशन ये सोच रहा है कि हम बैकवर्ड क्लास किस बेसिस पे करने वाले, क्या एजुकेशन पर, ओके, क्या इकोनॉमिक्स पर, फाइनेंस पे, क्या सोशली, किस बेसिस पे? बहुत विचार विमर्श के बाद काका कलेलकर कमीशन ने एक वर्ड लिख दिया, ओके, और उन्होंने लिख दिया कैस्ट। क्या कैस्ट? यार तुम समझ रहे हो यहाँ पे गड़बड़ क्या हो रही है? क्या गड़बड़ हो रही है? हमें मालूम है कि कैस्ट, अपर कैस्ट एंड लोअर कैस्ट या बैकवर्ड क्लास एंड फॉरवर्ड कैस्ट ये सब कुछ है, लेकिन ये एक्सेप्टेबल टर्म नहीं था। व्हाई? बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अभी अभी तुमने आर्टिकल 17 लिखा था। तो तुम एक तरह से अगर कैस्ट बेसिस पर आप बात करने लगते हो तो कहीं ना कहीं तुम उसको सो कॉल्ड लीगलाइज कर रहे हो या सो कॉल्ड सैंक्टिफाई कर रहे हो कि हाँ भैया ये तो है, हम कैस्ट के बेसिस पर रिजर्वेशन करेंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट बैकवर्ड क्लासेस हो जाएगा। सो बहुत मेजर प्रॉब्लम आने लगी, एक पॉलिटिकल फ्यूरोर आ गया, और उस टाइम में तो खासकर आ गया कि कैस्ट के बेसिस पे कैसे हो गया। बट तब तक ये रिकमेंडेशन सो कॉल्ड पार्शियली आ गया था। इनफैक्ट अगर तुम इसके बारे में ज्यादा डिटेल में पढ़ो तो काका कलेलकर ने ये रिकमेंडेशन और अदर कमीशन ने रिकमेंडेशन देने के बाद काका कलेलकर ने डिसेंट किया था। अब खुद बताओ, चेयरमैन खुद ही अपनी कमीशन को डिसेंट कर रहा है, and he wanted to go to the president and withdraw the commission's acceptance. So उन्होंने काका कलेलकर द चेयरमैन, he had a rather equivocal stand on this issue. वो he was पहले तो he was saying चलो यार मानते हो तो मानो, लेकिन उनको बाद में अचानक है ना मतलब मन में चुभने लग गया। तो ये जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये सारे ऑथेंटिक सोर्सेस से पढ़ा रहा हूँ, ये मैंने नहीं टाइप किया हुआ बाय एनी स्टैंडर्ड्स, ओके, ये बहुत सारे सोर्सेस से पढ़ाया हुआ है, ये सच्चाई है, ये हकीकत है। काका कलेलकर started getting two minds divided into his opinion on the basis of that. So he actually wrote to the president कि मैंने बोल तो दिया है, ओके, मतलब मैंने अपोज तब तो नहीं किया था, लेकिन आई एम नॉट हैप्पी विद इंक्लूडिंग कैस्ट एज द बेसिस ऑफ बैकवर्डनेस। तो तुम समझ रहे हो कि काफी कंफ्यूजन के दौर से गुजर रहा था हिंदुस्तान, टू डिवाइड इनटू और अदर टू क्लासिफाई इनटू व्हाट इज बैकवर्ड क्लासेस। ये बड़ा मुश्किल वाला क्वेश्चन था क्योंकि हमारे यहाँ पे कैस्ट को आमतौर पे मिसयूज किया गया था, एंड उसी को बेसिस पर अगर आप बैकवर्ड क्लासेस डिफाइन करोगे तो इट बिकेम अ वेरी डिफिकल्ट इशू। तो जब पूरा पूरा कमीशन ही अपने आप में इतना कंफ्यूज है तो ऑटोमेटिकली तुम उसको रिकमेंडेशंस कभी कॉन्क्रीट आई नहीं, कभी यही नहीं समझ में आया कि हमने किस बेसिस पर इसको रिजर्वेशन देना है या नहीं देना है। सो बड़ी सारी डिवाइडेड आई। तो जब फर्स्ट कमीशन आया, फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन का रिपोर्ट आया, कोई फायदा तो हुआ नहीं। तो धीरे धीरे गवर्नमेंट को लगा यार तुम लोग विचित्र लोग हो यार, कैसे लोग हो, तुम्हें नहीं मालूम है हमारे पास रिजर्वेशन की जरूरत है, तो कुछ करना पड़ेगा जिससे हम ये बैकवर्ड वर्ड को क्वांटिफाई करें, क्लासिफाई करें। तो एक डिमांड आने लग गई दैट सम पॉजिटिव एंड वर्केबल क्राइटेरिया शुड बी डिवाइस्ड फॉर द स्पेसिफिकेशन ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस and to undertake further investigation so that deficiencies that have been noticed in the findings of the first backward classes commission are now made good. मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं? पल्ले पड़ रहा है कि ट्रेन प्लेन ऊपर से जा रहा है? सबको समझ में आया या नहीं? आर यू अंडरस्टैंडिंग द हिस्ट्री ऑफ रिजर्वेशन पॉलिसी इन इंडिया? कुछ कुछ आया, वेरी गुड। पल्लवी को 2 बार कंफ्यूजन हुआ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो जिनको डाउट आ रहा है पूछ सकते हैं। काका कलेलकर कमेटी, हाँ बेटा काका कलेलकर कमेटी, काका कलेलकर, वेरी गुड। काका कलेलकर कमेटी थी बेटा, पहली फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन थी, हाँ बेटा बिल्कुल सही बात है बेटा। सबको समझ में आ गया बेटा? अच्छा, कोई बात है बेटा, धीरे धीरे आना चाहिए, कोई बात नहीं। शाहरुख भाई ने बोला ना, हुल्ले हुल्ले से दुआ लगती है। अच्छा, ओके, हुल्ले हुल्ले आने दो, कोई बात नहीं। रिपोर्ट सबमिट कब की थी? वेरी गुड। रिपोर्ट सबमिट कब की थी? रिपोर्ट सबमिट बेटा उन्होंने 1955 में कर दी थी। ओहो, ये देखो बेटा लिखा हुआ है मेरे बच्चे, रिपोर्ट सबमिट 30 मार्च 1955 में हुआ था मेरे बच्चे, कोई बात नहीं। Everyone has understood? So यहाँ पर लेंगे हम 2 minutes का ब्रेक, okay, and then I'll just join you, I'll just have some water, my throat's parched, just give me 2 minutes.
understand this? All right, all okay? तुम लोग को मैंने पहले भी बोला हुआ है, एक स्टूडेंट्स का ग्रुप बना लो एंड आस्क एंड हेल्प ईच अदर। ओके, तो ज्वाइन कर लो एक दूसरे को यार, हेल्प ईच अदर। ऑलराइट, ग्रेट। तो अब हम आगे चलेंगे। रेडी है सब लोग? ओके, तो काका कलेल का कमीशन के बाद ओके ऐसी रिक्वायरमेंट महसूस होने लगी कि सर ऐसा काम थोड़ा चलने वाला है, कुछ तो वर्केबल क्राइटेरिया होना चाहिए, कुछ तो बेसिस होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ विच हम ये रिजर्वेशन दे सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, अभी तक तो रिजर्वेशन की बात ही नहीं हुई थी, अभी तो हम इसी हेडेक में चल रहे थे कि हम बैकवर्ड क्लासेस को कैसे डिफाइन करें। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, ओके अब तुम में बहुत मेजर झटके लगने वाले, ओके ट्राई एंड अंडरस्टैंड। देखो बेटा, यहाँ पर ना एक सिचुएशन है। क्या सिचुएशन है? कि हमें बैकवर्ड क्लासेस की टेंशन थी। मतलब वहां में मालूम है सर? बेटा नहीं, तुम्हें नहीं समझ में आया मैंने क्या बोला। नहीं सर, हमें समझ में आया, नहीं समझ में आया। बैकवर्ड क्लासेस को डिफाइन करना बाकी था, शेड्यूल कैस्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स को डिफाइन करने की कोई जरूरत नहीं थी। हैव यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट और नॉट? मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं? हाँ सर, हम शेड्यूल कैस्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के मामले में एकदम कंफर्म थे। ये देखो, यहां भी शेड्यूल कैस्ट, यहां भी शेड्यूल कैस्ट, यहां भी शेड्यूल ट्राइब्स, यहां भी शेड्यूल ट्राइब्स। सारा कंफ्यूजन केवल ये बैकवर्ड क्लासेस का कॉन्सेप्ट था। इन शेड्यूल कैस्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, द दलित्स एंड आदिवासीज को हम पहले ही मान चुके थे that we will give them reservation, और हम उनको proportionate to their population, that is 22.5% reservation already दे चुके थे। बात समझ में आ रहा है या नहीं? So it was not about scheduled castes and scheduled tribes। ये सारी कहानी वहां पर है ही नहीं। Scheduled castes and scheduled tribes, just by the name of it, just by the fact that they are scheduled castes and scheduled tribes, already came under the ambit of रिजर्वेशन। तो यहां पर सिचुएशन वाज विद रिगार्ड्स टू बैकवर्ड क्लासेस। मेरी बात प्लीज ध्यान से सुनना, क्योंकि बाद में जब मैं जर्नल सिंह केस बताऊंगा तुमको, तब तुम्हें ये बात बड़ी मैटर करेगी। शेड्यूल कैस्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में यहां बहस हो ही नहीं रही है। यहां पर जो बात है वो केवल बैकवर्ड क्लासेस की हो रही है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको यहां तक क्लियर हो गया? तो अपने पेन, रेड पेन से लिख लो कि ये जो बहस चल रही है वो सारी बैकवर्ड क्लासेस की हो रही है। सो 1978 आया। अच्छा, फिर क्या हुआ? 1978 में मोरारजी देसाई बन गए देश के प्रधानमंत्री। हाँ, ये बात तो सही। तो मोरारजी देसाई ने सोचा समय आ गया है कि हम कुछ करें। क्या करने वाले थे? तो हमने, मोरारजी देसाई ने श्री बीपी मंडल को, ओके आई होप तुम्हें दिख रहा है, ओके, श्री बीपी मंडल को बोला कि मंडल साहब एक काम कीजिए, ओके मैं क्या सोच रहा हूं कि फिर से मैं प्रेसिडेंट साहब को एडवाइस करूं, फिर से आर्टिकल 340 बनाया जाए, और वो जो पहले वाला बैकवर्ड क्लासेस कमीशन बना था ना, उससे कुछ हुआ नहीं। ओके, तो इंस्टेड ऑफ दैट एक सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन बनाया जाए। ओके, एक सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन बनाया जाए और उसकी चेयरमैनशिप आप करो। ओके, और मुझे जो चाहिए ना, वो बड़े ध्यान से सुन लीजिए। तो बोले क्या? बोले हमको क्या चाहिए, एक और बार सारे के सारे देश में इन्वेस्टिगेट करो कि उन सब लोगों का क्या नंबर है, क्या प्रोपोर्शन है, कौन से कैस्ट है, कौन सी कम्युनिटी है जो कि शेड्यूल कैस्ट तो नहीं है, शेड्यूल ट्राइब्स तो नहीं है, बट फिर भी वो पिछड़े हुए हैं, बोथ ऑन द बेसिस ऑफ सोशल एज वेल एज एजुकेशन, या अगर आपको कोई और क्राइटेरिया भी दिखता है आप करो, और हमको रिकमेंडेशंस दो कि उनकी तकलीफें कैसे दूर होगी। और वो काम करने के लिए आप अपॉइंट करेंगे, आपको हम अपॉइंट करवा रहे हैं एज द चेयरमैन ऑफ द सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन। और ये बीपी मंडल साहब का जो कमीशन था वो फेमस इन्हीं के नाम से हो गया, एज मंडल कमीशन। ओके, देखा, एक हमारे बीच में एक थे विद्वान, उन्होंने हमें पहले बताया था, तुमको अभी जाके पता चला। बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात। सो सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन और मंडल कमीशन ने ये काम किया और अपनी रिपोर्ट दी इन 1980। बात समझ में आई या नहीं? सबको समझ में आया या नहीं? एवरीवन हैज अंडरस्टूड? ओके, यहां तक पिक्चर क्लियर आती जा रही है? बिल्कुल धीरे धीरे चलेंगे। होले होले से दवा लगती है, होले होले से दुआ लगती है, ये सुनो। एवरीवन हैज अंडरस्टूड? बट मंडल साहब को क्या पता था? क्या पता था? कि समय का पहिया धीरे धीरे बदल रहा है। क्या बात कर रहे हो? यस, सो थैंक यू गणेश। स्लाइड्स आर नॉट विजिबल, स्लाइड्स आर नॉट विजिबल। और ब्लू ट्राइंगल, क्या बात कर रहे हो बेटा? ये चाइना से अटैक हुआ, ये चाइना ने अटैक किया। मैं पहले पता, मुझे पहले शक था एलियंस आ गए, एलियंस। ओके, नहीं बेटा एक बार ऐसा, मैं बताऊं, मैं बड़ा टेक सेवी हूं, मैं बताता हूं, अरे मैं बड़ा चैंपियन हूं। क्या करने का? बंद कर देने का। स्विच ऑन, स्विच, पहले स्विच ऑफ करो फिर स्विच ऑन करो। इससे जो अंदर के सर्किट्स होते हैं ना, उसमें करंट इस तरह से फ्लो करता है कि सब ठीक हो जाता है।
क्या बात कर, अरे ये मैंने बहुत रिसर्च के बाद पता किया। ओके बताओ, मेरे को 2 बार नोबेल प्राइज ऑफर हुआ, दोनों बार मैंने ठुकरा दिया। चलो सर आप रहने दो सर, आप पॉलिटी पढ़ो, ठीक है बेटा। सो 1980 में मंडल कमीशन का रिपोर्ट आया। ओके बट मंडल साहब को क्या पता था कि 31 दिसंबर 1980 को जब उन्होंने अपनी मंडल कमीशन की रिपोर्ट दी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो उन्होंने जब रिपोर्ट दी तो उन्होंने बोला रिस्पेक्टेड राष्ट्रपति जी, अरे इसी से क्या याद रहेगा, okay? इसी से याद रहेगा कि ये आर्टिकल 340 से बना हुआ रिकमेंडेशन है और जिसमें प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। देखो कहीं से भी याद रखने वाला होना चाहिए। तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ऑलमाइटी आई हैव गॉट द प्रिविलेज ऑफ प्रेजेंटिंग दिस रिपोर्ट टू यू। इससे एक और बात समझ में आती है क्या, बैकवर्ड क्लासेस की रिकमेंडेशन हमेशा प्रेसिडेंट को दी जाती है एंड द प्रेसिडेंट टेबल्स इट इन द पार्लियामेंट। वाह सर, मतलब एमसीक्यू सॉल्व करना तो कोई आपसे सीखे, बिल्कुल सही बात है, कहीं से भी सीखना चाहिए। On 20th December 1978, Shri Morarji Bhai, the then Prime Minister of India, announced on the floor of the Parliament the decision to appoint a backward classes commission under my chairmanship with 4 other members. They were and etc. 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 And finally वो दिन आ गया जब मैंने अपनी रिपोर्ट दी है, साइंड श्री बीपी मंडल। तो मैंने मंडल साहब को फोन किया। अब बताओ, मंडल साहब को फोन किया। देखो मैं झूठ नहीं बोलता था, मैं हमेशा बोलता था मेरे पास सबके नंबर है। देखो इन्होंने अपने नंबर भी दिए हुए थे। अरे कमाल करते हो यार, मतलब सर हद हो गई है। तुम देख रहे हो, तुम, मैं झूठ नहीं बोला था, मेरे पास सबके नंबर देखो, उन्होंने ऑफिस और रेजिडेंस का नंबर दोनों बाय चांस मैंने दे दिया। तो मैंने मंडल साहब को फोन किया, मैंने कहा मंडल साहब क्या रिकमेंड किया। बोले सिद्धार्थ हमने ना बड़ा इन्वेस्टिगेट किया, ओके, और हमने बड़ी सूचनाओं के बाद हमें ये पता चला है कि देश में अगर 100% लोग हैं, ओके ध्यान से सुनना बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, अगर देश में 100% लोग हैं ना सिद्धार्थ, तो 22.5% शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स है। मैंने कहा ये तो मुझे मालूम है, ओके 22.5% शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स है। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। फिर सिद्धार्थ जो 16% है ना वो नॉन हिंदूज है, ओके बाकी बचे हुए हिंदूज है। मैंने कहा ये भी अच्छा मैथ्स है। बोले ठीक है। बोले सिद्धार्थ हमने ये नोटिस किया है दैट आउट ऑफ दिस हिंदू पॉपुलेशन व्हिच इज ओवर हियर, ओके जनरली, ओके about half of them right are so called other backward classes। क्या है other backward classes? तो हमने करीब करीब फॉर्मूला यूज किया कि जिस तरह से रेस्ट ऑफ हिंदूज में हाल है वैसे नॉन हिंदूज में है, उनको भी हाफ ऑफ देम को बैकवर्ड माना जाता है, तो इनको हम नाम दे रहे हैं अदर बैकवर्ड क्लासेस। सिद्धार्थ तुझे मालूम है एक केस था, ओके इसको बाद में हम करेंगे, द एम आर बालाजी वाज द स्टेट ऑफ मैसूर केस। कौन सा केस था? एम आर बालाजी वाज द स्टेट ऑफ मैसूर केस ऑफ 1952। अच्छा, इस केस में ना सुप्रीम कोर्ट ने एक सीलिंग कर दी। क्या कर दिए? सीलिंग कर दिए। सीलिंग ये है कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन हो नहीं सकता। क्या नहीं हो सकता? 50% से ज्यादा रिजर्वेशन हो नहीं सकता। सो 22.5% ऑलरेडी मिल रहा है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स को। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। तो इन एडिशन टू दैट, मैं क्या बोल रहा हूं, इन एडिशन टू दिस 22.5%, वी रेकमेंड दैट अनदर 27% रिजर्वेशन। तो सिद्धार्थ 22.5 प्लस 27 कितना होता है? मैंने कहा सर 49.5। देखा सिद्धार्थ हम कितने इंटेलिजेंट है। We are below the 50% ceiling of reservation. We are recommending an additional 22.5% reservation for OBCs, other backward classes. बात समझ में आई या नहीं? सर 1980 में मतलब 27% एडिशनल रिजर्वेशन हो गई? नहीं मेरा बच्चा, ये केवल रिकमेंडेशंस थी। क्या थी? ये केवल रिकमेंडेशंस थी। लेकिन जब तक मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई तब तक मोरारजी भाई की सरकार गिर चुकी थी और मैडम इंदिरा गांधी की सरकार आ चुकी थी। ये मंडल कमीशन की रिपोर्ट फाइलों में ही रही, राजीव गांधी की सरकार आई, ये फाइलों में ही रही, और फिर वो बड़ा दिन आया, दैट इज व्हेन 27% एडिशनल रिजर्वेशन ऑफर कर दी गई और रादर रिकमेंड कर दी गई through a governmental order that is OM number 36012/31/90 dated 13th August 1990, जबकि नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट बनी ऑफ प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह और उन्होंने मंडल कमीशन की ये रिकमेंडेशंस को इंप्लीमेंट कर दिया। बात समझ में आई या नहीं सर? 1980 की ये रिपोर्ट की रिकमेंडेशन 10 साल के बाद इस ओएम, ओके, और एन ऑफिस मेमो के फॉर्म में from the government of India implement कर दिया गया in a multiple undulating society like ours. Early achievement of the objective of social justice as enshrined in the constitution is a must. The second backward classes commission called Mandal Commission was established by the government with this purpose in view, which submitted its report on 31st December 1980. Government have carefully considered the report and the recommendation of the commission in the present context regarding the benefits to be extended to socially and educationally backward classes. ये जो socially and educationally backward classes है, इसी को बोला जाता है OBC. The other backward classes, 27% of the vacancies in civil posts and services under the government of India shall be reserved for SEBCs, and so on and so forth. बात समझ में आई या नहीं? तो मंडल कमीशन की रिपोर्ट नहीं थी 78 में, मंडल कमीशन की रिपोर्ट थी 1980 में। Are you understanding? But it was implemented on
by an ON on 13th August 1990 और फिर 15th August को लाल किले पर भी इसको अनाउंसमेंट कर दिया गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आया या नहीं? उसके बाद बहुत कुछ हुआ, बहुत ऑपोजिशन हुआ, बड़ा धमाका हुआ, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने सेल्फ इमोलेट किया एटसेट्रा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट वी सॉ दिस हैपनिंग, ओके, बट सरकार होती है, ओके, तो तब तक ये इंप्लीमेंट हो चुका था एंड दैट इज व्हाई 27% सीट्स और जॉब्स इन सेंट्रल सर्विसेज पीएसयूज फॉर बैकवर्ड क्लासेस, जिसको बाद में नाम दिया गया ओबीसीज। सो इन 1979 एक समराइजेशन कर लेते हैं, ओके, और समराइजेशन करते ही यू विल बी एबल टू फाइंड आउट। मैं चाहूंगा कि तुम ये लिख लो। I was in school at that time, Dr. Vichal. I was in class 9 at that time. मैं शक्ल से बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बुढ़ा लगता हूँ, लेकिन मैं हूँ नहीं। अभी मैं 16 साल का हूँ। ओके, I was in 9th class at that time. ओके, ऑलराइट, इसको कॉपी कर लो बेटा। मेरा जून में 78th बर्थडे, कब है? 1 जून को 78 हो जाऊंगा। सीनियर सिटीजन के बेनिफिट्स लेने वाला हूं मैं भी। ओके, alright, in 1979 a commission under the chairmanship of BP Mandal, popularly known as Mandal Commission, was established by the ruling Janata Party under the prime ministership of Morarji Desai। ये प्लीज लिख लो, इसमें सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। For determining the backwardness amongst the Hindus, the Mandal Commission considered caste based social backwardness as the crucial element, educational backwardness as the linked element and economic backwardness as the derived element। प्लीज लिख लो। सबसे इंपॉर्टेंट सोशल बैकवर्डनेस, उससे लिंक्ड एजुकेशनल बैकवर्डनेस एंड उन दोनों का नतीजा इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। बात समझ में आया या नहीं? इन 1980 जब उन्होंने रिपोर्ट्स डाली तो 54.4% को उनको लगा कि शुड बी कंसिडर्ड एज ओबीसीज, जिसमें 3428 कम्युनिटीज को लिंक किया गया और अदर अंडरलाइन किया गया, और उनको बोला गया that employment quotas in public sector organizations including nationalized banks and private sector undertakings which receive financial assistance from the government if one for other को भी एम्प्लॉयमेंट कोटास होना चाहिए। हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में 27% सीट्स होनी चाहिए फॉर ओबीसी इन एडिशन टू 22.5, इन एडिशन टू, इंपॉर्टेंट पार्ट इज 22.5% इन एडिशन था इन हायर एजुकेशन दैट वर ऑलरेडी, ये वर्ड्स मैटर करते हैं मेरे बच्चे, ये बहुत वर्ड्स मैटर करते हैं, ऑलरेडी इन प्लेस फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। Due to a change in the government in 1979, the Mandal Commission report was shelved. In 1989, a successor to the Janata Party, the Janata Dal, came to power under the prime ministership of VP Singh. इसी को National Front government बोला गया बाद में। It announced plans to implement the Mandal Commission recommendations, significantly increasing quotas in public sector employment and universal admission for communities which have been classified as OBCs by Mandal Commission। इनको कहते हैं summary, इसको कहते हैं summary। You understand? एक पेज पूरी की पूरी दास्तान। Everyone has understood this or not? कॉपी करो एक एक वर्ड, या फिर अगर तुम लोग को आता है तो स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में कॉपी कर लेना। कर लिया सबने कॉपी? डन? हाँ, पूछो वन थिंग। यस यस प्लीज आस्क। ये क्वेश्चन है 45 इयर्स ऑफ एज के नहीं, 78। मेरा सीनियर है, सर्टेन कास्ट पे सोशल बैकग्राउंड, इट्स ट्रबलिंग मी, इट्स ट्रबलिंग यू। है ना, आई लुक लाइक 27, आई नो। No. Beta 22.5% was different. Ganesh, are you understanding, बच्चे? या तुम लोग थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा शांति रखो, ओके, सब क्लियर हो जाएगा। Exactly, Ganesh, you are 100% clear. So 54.4%. No. एक सेकंड. Listen. क्या? अरे रुको. You're making some. You're correct, but you're not correct. सर मतलब मैं नहीं समझा. सुनो मेरी बात. Scheduled caste is scheduled caste. Scheduled tribe is scheduled tribe. 54.4% is backward. तुम समझ ठीक रहे हो,
लेकिन उसको बैकवर्ड नहीं बोल सकते। हैव आई टेकन दैट पॉइंट और नॉट? सबको समझ में आया या नहीं? ये बोल सकते हो दैट 54.54% प्लस 22.5%, जो भी हो गया 76 वट एवर, दे विल कम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ रिजर्वेशन। ये बात आप बोल सकते हो, रिजर्व बोल सकते हो। व्हाट द पॉइंट? अरे मेरा बच्चा रुको यार, तुम ट्रेन के आगे आगे मत भागा करो बेटा, ट्रेन ऐसे ऊपर से गुजर जाएगी बेटा, गुजर जाएगी। वेट बच्चे वेट, ओके वेट, दिस अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक, जरा आराम से बैठते हैं, ओके रिलैक्स रिलैक्स। यार कैसे सीलिंग के ऊपर गया मेरा बच्चा? ओहो, इनको कितना रिजर्वेशन है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स को? 22.5%, और इनको कितना एडिशनल दिया? 27%, तो टोटल कैसे हो गया 49.5%? सीलिंग कैसे हो गया? हाँ वो करीब करीब माना जा सकता है, 15% एंड 7.5%। पल्ले पड़ा या नहीं पड़ा? 54.5 इज द पॉपुलेशन, दिस इज द रिजर्वेशन कोटा। अब समझ में आया या नहीं? अब सबको समझ में आया या नहीं आया? फिर हम आगे चलते। यस यस, अब सबको क्लियर हो गया? ओके चलो आगे चलते सर, चले। हाँ मतलब अराउंड 76% विल गेट दिस वन। अब आगे देखते हैं। यार तुम लोग, मैं फिर बोल रहा हूँ थोड़ा सा रिलैक्स करो, इसको समझ लो। आज की क्लास के बाद तुम्हें काफी कुछ क्लैरिटी हो जाएगी। तो मैंने जानबूझ के इस क्लास को डिवाइड ही ऐसे किया है कि आज मैं पॉलिसी पढ़ाऊंगा, कल फिर मैं रिजर्वेशन से रिलेटेड बाकी सब टॉपिक्स और जजमेंट्स वगैरह पढ़ा दूंगा। मैंने जानबूझ के इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया, मुझे मालूम था तुम्हारे मन में अलग अलग तरह के विचार आएंगे, बिल्कुल, तो चिंता ना करो बच्चे, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अच्छा ठीक है, तो मंडल साहब ने ये रिकमेंडेशन दे दी, यहां तक कहानी खत्म, यहां तक क्लियर हो गई? ओके 1990 आ गया, और फिर एक कॉन्सेप्ट और है, ओके, द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर। और ये क्रीमी लेयर बड़ा लंबा कॉन्सेप्ट है, ये क्या करो सर आप आगे बढ़े जा रहे हो? अरे रुको तो सही। तो अब मुझे कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। नहीं सर पहले पता होना क्या है, अब आगे चलते जाओ। तो मुझे सबसे पहले ये दिन देखना है, ये कौन है सर? तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूं मैडम इंदिरा सानी से। हाँ, दिस इज मैडम इंदिरा सानी, हु इज अ लॉयर, और उन्होंने एक पीआईएल फाइल किया, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया, और वो केस बन गया इंदिरा सानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992, जिसका जजमेंट 92 में आई, 93 में आई, बट दैट्स ऑल ओके। सो मैडम इंदिरा सानी ने क्या किया सर, बिल्कुल ध्यान से समझने की कोशिश करो एंड देन अंडरस्टैंड दिस कॉन्टेक्स्ट, प्लीज पे अटेंशन वेरी केयरफुली। सो इंदिरा सानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ने 27%, ये ध्यान से बेटा एक एक वर्ड मैटर करता है, ओके, एन एडिशनल 27% रिजर्वेशन को चैलेंज कर दिया इन द सुप्रीम कोर्ट। इसके साथ कुछ और भी चैलेंज हुआ। अब हुआ क्या, नाउ प्लीज अंडरस्टैंड दिस, ओके, गिव मी सम अनडिवाइडेड अटेंशन, आराम से समझो और फिर आंसर देना, ठीक है? मुझे थम्स अप करके आंसर देना अगर तुम्हें समझ में आया कि नहीं। अब सुनो, तो मैं ना बड़े कंफ्यूज मोड में हूं। क्या कंफ्यूज? सर आपने बोला था फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन में, ओके, फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कैस्ट पे बड़ा बवाल मचा था, और काका कलेरकर खुद भी इस बात पे कन्विंस नहीं थे, यस और नो? राइट, बिल्कुल सर। फिर सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन में आपने कैस्ट को, ओके, बेसिस बना के ओबीसी बना दिया। मतलब आपको खुद का समझ में आता है कि क्या करते हो? तो मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया। तो मैं इंदिरा सानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट चला गया, ओके। तो मैंने माइलॉर्ड्स को पूछा, मैंने कहा माइलॉर्ड मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है। मैं क्या बोले? माय लॉर्ड, ये जो आर्टिकल 46 है, व्हाट इज आर्टिकल 46 से? इट सेड वीकर सेक्शन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड वीकर सेक्शन, yes or no? Yes. Then you converted it into article 15 sub clause 4, and then you said scheduled caste, scheduled tribes, and this one. So Indira Sani versus Union of India case 1992 में, ओके, मैंने सुप्रीम कोर्ट से पूछा, मैंने कहा माय लॉर्ड प्लीज, मुझे बड़ा टेंशन हो गई कि ये जो क्लास वर्ड यूज किया गया था, जो क्लास वर्ड यूज किया गया, ये क्या है? What is this class word? Okay, what are you backward on the basis of? Is it social backwardness? Is it educational backwardness? Or is it economic backwardness? So there are three things, or is there a combination of it? तो सुप्रीम कोर्ट ने मुझे बोला सिद्धार्थ एक पेन पेपर ले ले। मैंने कहा सर ले लिया, आप बताओ। बोले सिद्धार्थ एक टेबल बना। मैंने कहा बनाया सर। ये 1992 है बाय द वे, तुम भूलना मत, ओके। अच्छा ठीक है सर। सो 1992 में मुझे सुप्रीम कोर्ट ने बोला सिद्धार्थ एक बात याद रख, ओके, तो इसको लाइन ड्रॉ कर ले। सो सपोज सिद्धार्थ तेरा, यू आर एक्स कम्युनिटी का पर्सन एंड यू आर सोशली बैकवर्ड। क्या है?
यू आर सोशली बैकवर्ड। और यहां पर एक और टेबल ला देते हैं विच इज इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। ओके, अब ध्यान से सुनना। तो सोशल एंड एजुकेशन को एक मान लेते हैं और इकोनॉमिक को एक मान लेते हैं। मैंने कहा माय लॉर्ड, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। 99.9% लोग यही मानते हैं कि कैस्ट बेस्ड रिजर्वेशन काय को कर रहे हो, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस होता है। कोई कैस्ट पीछे भी हो लेकिन पैसे जिसके कम है ना सर, उसको बैकवर्डनेस देना होता है, उसको रिजर्वेशन दिया करो। सुप्रीम कोर्ट वाला सिद्धार्थ तो बात नहीं सुनता पूरी की पूरी। मैंने कहा सुनाओ, आप तो डांट ही देते हो। बोले सिद्धार्थ, अगर तुम सोशली बैकवर्ड हो और इकोनॉमिक बैकवर्ड हो तो हम तुमको रिजर्वेशन देंगे। ओह यस सर, ये तो दोगे। लेकिन अगर तुम सोशली बैकवर्ड हो और तुम इकोनॉमिकली, और तुम इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो लेकिन तुम सोशली बैकवर्ड नहीं हो, इन अदर वर्ड्स तुम गरीब हो लेकिन तुम सोशली बैकवर्ड नहीं हो, हम तुमको रिजर्वेशन नहीं देंगे। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो? बोले यस सिद्धार्थ, तुम सोशली बैकवर्ड हो लेकिन तुम एक एक्सक्लूजन में आ जाते हो विच इज कॉल्ड क्रीमी लेयर। तो सोशल बैकवर्ड होते हुए भी क्योंकि तुम्हारे पास कुछ ऐसी चीजें हैं, प्रॉपर्टी है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, तो ये क्रीमी लेयर तुम्हें एक्सक्लूड कर देता है और सोशल बैकवर्डनेस होते हुए भी तुमको रिजर्वेशन नहीं मिलेगी। कैन वी अंडरस्टैंड दिस पिक्चर एब्सोल्युटली लाइक दिस नाउ? सबको समझ में आया? तो बोले सिद्धार्थ पल्ले पड़ा तुझे? मैंने कहा बिल्कुल समझ में आ गया। मेरे को ये बात समझ में आ गई, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, खुल जा सिमसिम होने के लिए मुझे सोशली बैकवर्ड होना जरूरी है। दिस इज माई प्राइमरी बेसिस। यस, कभी कभी सोशल बैकवर्डनेस और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस एक साथ मिल जाती है, फिर तुम्हें को रिजर्वेशन मिल जाएगा। अगर मेरे को सिर्फ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है और सोशल बैकवर्डनेस नहीं है तो मेरे को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो प्राइमरीली मेरे को सोशली बैकवर्ड होना चाहिए। फाइनली कभी कभी मैं सोशली बैकवर्ड होता हूं लेकिन क्रीमी लेयर होने की वजह से मुझे एक्सक्लूड कर दिया जाता है और मेरी बैकवर्डनेस चली जाती है और रादर मुझे रिजर्वेशन नहीं मिलता। यहां तक सबको समझ में आया या नहीं? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? सबको यहां तक समझ में आया या नहीं? यहां तक एकदम समझ में आ गया? तो प्राइमरीली वी आर रिक्वायर्ड टू बी व्हाट बैकवर्ड? सोशल बैकवर्ड। मेरी बात समझ में आ रही है? धीरे धीरे आएगा, आज का क्लास धीरे जाएगा बट समझ में आना चाहिए। यार अनिकेत, तुमको है ना च्यवनप्राश की बहुत सख्त आवश्यकता है। ओके, मेजर आवश्यकता। तुम ऐसा करो, बम्पर सेल में मंगवाओ, एक डब्बे के साथ 4 डब्बे एक्स्ट्रा। क्या मतलब? शेड्यूल क्या? शेड्यूल टाइप की बात ही नहीं हो रही है यार ना। फिर भी सर, फिर भी हम पूछ के रहेंगे ना सर। तुम ऐसे करो, सोना चांदी च्यवनप्राश खाओ। अच्छा ठीक है सर। सबको यहां तक क्लियर है या नहीं? एवरीवन हैज अंडरस्टूड? वो कोई बात नहीं बेटा, वो यहां पर कंफ्यूजाइटिस है, सुनने का नहीं है, वो सिर्फ टाइम पास करने का। सबको यहां तक क्लियर है या नहीं? ऑलराइट, आगे चलते सर। तो सर आगे चलो सर। नहीं नहीं नहीं, अरे मेरे को एक और क्वेश्चन पूछने का। मैंने बोला माय लॉर्ड एक बात बताओ। मैंने कहा माय लॉर्ड ये मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा। बोले क्यों सिद्धार्थ, क्यों नहीं अच्छा लग रहा? मैंने कहा माय लॉर्ड देखो, मेरा ऐसा मानना है, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस होती है ना, उसके बेसिस पर रिजर्वेशन होनी चाहिए थी। अब किसी के पास पैसा नहीं है, उसको दो ना रिजर्वेशन। ओके, तो कैश बेस का को कर दिया आपने। ओके, ये अपन को नहीं जम रहा। तो माय लॉर्ड्स ने जवाब दिया मेरे को। बोले सिद्धार्थ एक लाइन याद रखेगा। मैंने कहा सर जैसा आप बोलो सर, आप 2 बार बोलो, मैं 2 बार याद रखूंगा। बोले सिद्धार्थ कैस्ट इज अ क्लास। मैंने कहा ये कैसी कैसी बात कर रहे सर, कैस्ट इज अ क्लास, ये क्या है? मेरे को नहीं कुछ समझ में आया। तो मैं तुम्हें समझाता हूँ, ठीक है? तो मैं कल दुबई जा रहा हूँ सर। यार मत बोलो यार, दुबई में बड़ा क्वारंटाइन कराते हैं। नहीं सर मैं जा, तो मैं दुबई जा रहा हूँ। ओके, तो मैं दुबई जाऊंगा फ्लाइट में। वेरी गुड, फ्लाइट में जाओगे, पैदल थोड़ा जाओगे सर, कैसी बात कर रहे हो? ये क्या है? प्लेन है यार? कैसा प्लेन है सर ये? अरे देखो ना, मॉडर्न आर्ट है। अच्छा ओ रो, वेरी गुड। यहाँ मैं बैठा हूँ। तो मालूम है तुम प्लेन में गए हो सर? सब प्लेन में गए। तो प्लेन में अपन जाते हैं ना, तो एक क्लास दिखाई देती है। एक होते है इकोनॉमी क्लास, हाँ सुनाई देते कि नहीं? यस सर। फिर एक होती है बिजनेस क्लास। यस सर, हम बिजनेस क्लास में जाएंगे सर, चैन से जाएंगे। और ज्यादा ही पैसा आ जाएगा तो फर्स्ट क्लास से जाएंगे। बात समझ में आया या नहीं आया? अब सुनो मेरी बात, क्या वर्ड मैंने तुम्हें इंट्रोड्यूस किया? मैंने क्या वर्ड यूज किया? क्लास। यस, यस और नो? सबको ये बात समझ में आ रही है या नहीं? एवरीवन हैज अंडरस्टूड? देखो मैं तुम लोगों को बिल्कुल होश उड़ा देने वाला हूं। होश उड़ा देगा सर, गाने मत गाया करो। अच्छा, तो ये मेरी टिकट है, दिख रही है तुम्हें मेरी टिकट? पता नहीं दिख रही, दिख रही कि नहीं दिख रही? हाँ दिख रही सर। तो ये टिकट है, ये ना इकोनॉमी क्लास की टिकट है। ये 20,000 की टिकट है। 20,000 सस्ते में चले गए सर, आप दुबई पहुंच गए। ओके, ये जो बिजनेस क्लास की टिकट है ना, ये 80,000 की टिकट है। ओके, ये जो फर्स्ट क्लास की टिकट है 1.5 लाख। आए हाय, बिल्कुल राजाओं की तरह जाएगा अपन बिल्कुल एकदम। मैंने जा रहा सर इकोनॉमी क्लास में, काय को भाई, भगवान का दे बहुत पैसा बाबा, अपन को नहीं लाइन में खड़े रहने का, अपन को बिजनेस क्लास जाने का। सो डू यू रियलाइज, एक मिनट मेरी बात ध्यान से सुनना, यू हैव टू आंसर दिस। ओके, on whom is it dependent that you will travel economy, business or first class? On whom? On whom is it dependent
that you will travel economy, business, or first class? Me. Correct or not? Me and my money. Whose money? My money. Okay. मेरी मर्जी, मेरा पैसा. Do you agree or not? ये सबको समझ में आया या नहीं? भैया अपन के पास बहुत पैसा, बाबा इतना पैसा समझ में नहीं आता कहां पर रखने का बाबू. बिल्कुल. बट यार किसी के पास नहीं पैसा होगा तो इससे जाएगा, किसी का ज्यादा होगा तो इधर जाएगा, किसी को रखने को जगह नहीं होगा तो ऐसा जाएगा. दूसरी बात, इट ऑल्सो कुड बी अ मैटर ऑफ योर चॉइस. ओके, जरूरी नहीं अवेलेबिलिटी है. बाबू अपने पास 350 करोड़ रुपए है, लेकिन पैसा बचाना भी अपने को आता है, तो अपन 20,000 में जाएगा. वो मेरी मर्जी है. Either ways, it is my choice. Do you agree on this or not? सर, मेरे गुरु ने कहा मेरा वक्त बदलने वाला है. आजकल मैं इकोनॉमिक क्लास में जाता हूं, पर मेरे गुरु ने कहा है कि अगले साल तू इतना पैसा कमाएगा तो फर्स्ट क्लास जाएगा. बिल्कुल सही बात है. तो इट इज चेंजेबल, इट इज वेरिएबल अकॉर्डिंग टू हाउ थिंग्स विल चेंज फॉर यू. चेंज फॉर यू. दिस क्लास कैन कीप चेंजिंग. तो एक रोडपति करोड़पति हो सकता है, करोड़पति रोडपति हो सकता है. इट कैन इज पॉसिबल. डू यू अग्री ऑन दिस और नॉट? सबको समझ में आया या नहीं? यहां तक समझ में आ गया? तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इकोनॉमी और इकोनॉमिक बेसिस तुम पर डिपेंडेंट होता है. डू यू अग्री ऑन दिस? इट इज योर हेडेक. हो सकता है कल तुम शाहरुख खान बन जाओ तो तुम पूरा प्लेन लेकर घूमो. हो सकता है तुम लोगों का पैसा नहीं है तो तुम इकोनॉमिक क्लास करो, और होगा तो तुम टांगे पे जाओ, जैसे मर्जी जाना जाओ. ये तुम्हारी प्रॉब्लम. मैंने कहा हाँ माय लॉर्ड, मेरे को समझ में आ गया. बोले सिद्धार्थ दूसरी बात तो सुन. मैंने कहा सर अब आप बताओ. बोले सिद्धार्थ मंडल कमीशन से पूछो कि फॉरवर्ड क्लास और बैकवर्ड क्लास क्या होती है. मैंने कहा मतलब? बोले पूछ के तो देख सिद्धार्थ. तो मैंने मंडल कमीशन को फोन किया, तुम्हें मालूम है ना मेरे पास नंबर था. मैंने मंडल कमीशन बोला, मैंने कहा मंडल कमीशन बैकवर्ड क्लास क्या होती है? तो आपने तो कैस्ट बेसिस पे कर दिया, तो ये बैकवर्ड कैस्ट क्या होती है? ये कहीं पीछे रह जाते हैं, कहीं मतलब कहीं खड़ा होने लाइन के पीछे खड़े होते हैं, हाइट में छोटे होते हैं, कैसा पता चलता है तुमको कि कोई बैकवर्ड कैस्ट है? तो मंडल कमीशन बोला सिद्धार्थ इधर आ. मैंने कहा नहीं नहीं सर पता हो ना, इधर मतलब क्या होता है? बोले सिद्धार्थ अब ध्यान से सुनना. अ बैकवर्ड कैस्ट इज अ कैस्ट which is considered backward by the forward class. ओ, बात समझ में आई या नहीं? मेरा बच्चा समझ में आया? नोने बच्चा तुमको समझ में आया या नहीं आया? बात समझ में आया या नहीं आया? बाबू पल्ले पड़ा नहीं पड़ा? हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस और नॉट? सबको समझ में आया? भाई मैं पुअर हूं, रिच हूं, इकोनॉमी में जाऊंगा, बिजनेस में जाऊंगा, ये मेरी हेडेक है. लेकिन मैं बैकवर्ड हूं, ये मैंने नहीं डिसाइड किया है, ये इन लोगों ने डिसाइड कर दिया. Are you understanding this or not? अरे बाबा ये $1 million का सजेशन है. You understanding this or not? ओहो ये बीच में कुछ और ही पूछे जा रहे, वर्ण सिस्टम में डैंकू. अरे बाबा पढ़ ले मेरे भाई. okay. सुनो यहाँ पर. Everyone has understood this part. Everyone has understood. So forward कैश ने जिसको बैकवर्ड समझ लिया, मैं क्या बोल रहा हूँ? फॉरवर्ड कैश ने जिसको बैकवर्ड समझ लिया वो बैकवर्ड हो गया. आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड. तो जो इकोनॉमिक कंडीशन है मेरे बच्चे, वो चेंज हो गया है मेरे बस पर. किसकी मर्जी पे? मेरी मर्जी पे, मेरे हालात में. लेकिन मैं कितना भी करूं, मैं चैंपियन बन जाऊं, मैं गोल्ड मेडलिस्ट हो जाऊं, मैं पैसे वाला हो जाऊं, मैं 100 करोड़ का मालिक हो जाऊं, मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, मैं प्रेसिडेंट बन जाऊं, मैं किसी और की मेंटल परसेप्शन को थोड़ा चेंज कर सकता हूं. आई होप तुम्हें समझ में आया या नहीं? यस और नो? तो परमानेंस क्या है? परमानेंट चीज क्या हो गई है? परमानेंट चीज हो गई है कैस्ट. सो कैस्ट हैज बिकम अ क्लास. बात समझ में आया या नहीं? Everyone has understood this or not? सबको समझ में आया या नहीं? Everyone has understood this, right? So a very major concept here is that the caste is a class concept. से ये बात समझ में आ गया कि जब हम backward classes word यूज कर रहे हैं तो we are doing it on the basis of caste basis. So caste becomes the basis of determining backward class. So very important part is this. So another group, I hope सबको ये बात समझ में आ गई. So इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में एक छोटी सी कॉन्सेप्ट आया. क्या मतलब? तो बाय द टाइम इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस चल रहा था, तब तक सरकार बदल चुकी थी. नरसिम्हा राव साहब ने एक इंपॉर्टेंट स्टेप ले लिया था. क्या ले लिया था सर? नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने उस टाइम पर 10% एक्स्ट्रा रिजर्वेशन दे दिया था फॉर अपर, सो कॉल्ड अपर, पता नहीं अपर कैसे क्यों बोलना पड़ता है, बट फिर भी जो भी है, अपर कास्ट people who were economically backward. So in addition to the reservation that was proposed by Mandal Commission, 10% extra reservation was proposed by the government for upper caste who were economically backward. The Supreme Court struck down that extra judgment, or rather extra reservation, on the grounds that caste is a class. You are not allowed to give reservation on the basis of economic backwardness only. बात समझ में आ रहा है या नहीं? So
यही इंदिरा साहनी मैडम ने इस बात को बड़ा वेहेमेंटली अपोज किया था कि आप 10% रिजर्वेशन कैसे दे सकते हो, कभी आप सोशल हो जाते हो, कभी इकोनॉमिक हो जाता है, इस बेसिस पे 100% रिजर्वेशन हो जाएगा। एंड अगर तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले मालूम है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस पे जो मोदी गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन जब निकाला था, सो एट दैट टाइम आल्सो मैडम इंदिरा साहनी ने इसको वॉइस किया था दैट इट वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। बट वो बात अलग है कि अब उसको हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल नहीं सकते बिकॉज नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने, व्हिच आई विल टेल यू लेटर, दे हैव आल्सो अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन राइट नाउ, सो वी आर नॉट गोइंग टू गेट इनटू दैट फॉर द टाइम बीइंग, बट अभी के लिए समझ लो कैस्ट इज अ क्लास। आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस। यहां तक सबको समझ में आ रहा है या नहीं? All good? Everyone has understood? ओके चले आगे। सर एक मेजर प्रॉब्लम है क्या, बट आपने एक वर्ड यूज किया था सर कि क्रीमी लेयर जो होता है उसको हमने नहीं एक्सेप्ट करना, यस और नो? सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। तो जब क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट पहली बार आया था, फर्स्ट टाइम आया था, तो वो एक कमिटी थी विच वाज कॉल्ड एज सथानंतन कमीशन इन 1971, जिन्होंने एक वर्ड यूज कर दिया था कि क्रीमी लेयर, जैसे कोट अनकोट क्रीमी लेयर को रिजर्वेशन से हटा देना चाहिए। लेटर ऑन एक और कमिटी बनाई गई थी जिसको बोला गया था जस्टिस रामनंदन कमिटी इन 1993, बट तब तक इट वाज नेवर सेड बाय द जुडिशरी। जुडिशरी ने 1976 में पहली बार, दिस ग्रेट जज, द ग्रेटेस्ट जज की फोटोग्राफ लगी हुई है, ये जस्टिस वी आर कृष्णा अय्यर है, द ग्रेटेस्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। ओके, तो इन हिज जजमेंट ऑन स्टेट ऑफ केरला वर्सेस एनएम थॉमस 1976 में जस्टिस कृष्णा अय्यर ने सबसे पहले इस क्रीमी लेयर को सोपर जुडिशियल पेन से लिखा था। He said one of the dangers of reservation was that its benefits were, and I quote, by and large snatched away by the top creamy layer of the backward caste or class. This was first time that the backwards was used, or sorry, the word creamy layer was used in a Supreme Court judgment. Justice Krishna Iyer believed that the well-off, affluent members of the backward classes were the ones who were getting to, and I quote, consume the whole cake, while those genuinely in need, the, and I quote, weakest amongst the weak, were left with nothing. In fact, he wrote, research conducted at an Institute of Social Studies in Patna, and I quote, revealed a dual society amongst Harijans. I quote, a tiny elite gobbling up the benefits and the darker layers sleeping distances away from the special concession. एक तो कृष्णा अय्यर साहब जैसे लिखते इतने अच्छे थे, poet, he was the greatest poetic justice possible. For the latter, the provisions of India's constitution were, and I quote, noble romance, the reservation, and I quote, bonanza, the study set went to the higher Harijans. तो हमने ये सोचा यार रिजर्वेशन देना तो ठीक है, लेकिन एक्चुअली जो बैकवर्ड क्लासेस है उसमें भी एक डोमिनेंट बैकवर्ड क्लास हो गई है जिसको ज्यादातर हिस्सा मिल जाता है, द सो कॉल्ड द बिगर पीस ऑफ द केक, और जो पीछे छूट जाते हैं ओके उनको कुछ मिलता ही नहीं। तो आप रिजर्वेशन देना, हम रिजर्वेशन जब बात करते हैं तो हम इसको अनरिजर्व्ड वर्सेस रिजर्व की कहानी क्यों मानते हैं? ओके, हम ये क्यों नहीं देख रहे कि जो रिजर्व्ड है उसमें भी अगर एक मेजर फ्रैक्शन ओके किसी एक ही कम्युनिटी के पास चले जाए तो दूसरे को मिलेगा ही नहीं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। यहां से ओरिजिन हुआ द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर का। आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस। सो क्रीमी लेयर वर्ड ये लिखा तो हुआ था, लेकिन ये वर्ड एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्शन में आया ओनली आफ्टर द इंदिरा सानी केस। तो जब जस्टिस वी आर कृष्णा अय्यर ने बोला था तो इट वाज एन ऑर्बिटर डिक्टम, मतलब इट वाज जस्ट अ पासिंग ऑब्जर्वेशन। लेकिन इंदिरा सानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में जब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने क्रीमी लेयर को बोल दिया एज अ मेथड ऑफ एक्सक्लूजन, तो इस बात को कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्शन मिल गया। बात समझ में आया या नहीं? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? नहीं समझ में आया? हाँ बेटा, सतानंदन कमीशन ने किया था। हाँ मेरे बच्चे, हाँ हाँ मेरे बेटा, हाँ बेटा ये देखो सतानंदन कमीशन ने बोला था पहली बार। हाँ बेटा, नहीं सर आप बोला करो, हमें आपकी आवाज आई ना तब समझ में आएगा। अच्छा सॉरी, ये क्या नो नो क्या लिखे जा रहे? लास्ट लाइन ऑफ रिपोर्ट प्लीज एक्सप्लेन। कौन सी रिपोर्ट? कौन सी रिपोर्ट अंकित यादव? द रिजर्वेशन बोनांजा द स्टडी सेट वेंट टू द हायर हरिजन्स। कौन सी, ये वाली? अरे वाह बेटा, तो रिजर्वेशन का बोनांजा स्टडी बोलती है कि हायर हरिजन्स के पास चली जाती है। वाह, बताओ सर। ठीक है बेटा, बताओ सर, कितने अच्छी तरह से आपने डिस्क्राइब कर दी। क्रीमी लेयर नहीं आया। Last line of the slide is not visible. It was identified later by the Justice Ramanandan Committee in 1993. बोनांजा क्या होता है?
गूगल ने पैसे लेने स्टार्ट कर दिए क्या सर्च करते? ना सर, उंगलियां दर्द होती है सर, मेहंदी भी लगाई होती है कभी कभी हाथों में। ओहो, मेहंदी उतर जाती है सर, मेहंदी लगा के रखना। ना सर, आप बोला करो सर, हम तो सिर्फ आराम करेंगे सर। ओहो, नहीं सर, आप बताओ सर, हमने फीस दी है सर, हम आराम करेंगे सर। आप ही पढ़ो, आप ही पढ़ाओ, आप ही एग्जाम करने जाओ, और मसूरी भी आप ही चले जाना, आप ही मेहनत करना, ट्रेनिंग सीधा हमको आईएएस ऑफिसर बना देना, फिर हम आराम से घूमेंगे गाड़ी में। और बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। चले जी आगे। चलो जी, तो बाकी लोग आराम करें। ओके, जो मेहनती लोग हैं वो आगे पढ़ो, ठीक है। बाकी लोग हाथों पे, मेहंदी वालों पे अब नींबू और शक्कर का घोल लगा के करे, उससे रंग अच्छा आता है। ओके, और उसमें से छुपा के ना ऐसे मसूरी लिख देना, एम लिख देना, एम। अगर दिख जाए तो मसूरी पहुंच जाओगे। वेरी गुड, वेरी गुड। आगे चलते। तो क्रीमी लेयर क्या था सर? तो क्रीमी लेयर, जब सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा सानी केस में बोल दिया ना कि क्रीमी लेयर विल बी द एक्सक्लूडेड पीपल, क्या वर्ड यूज किया मैंने? एक्सक्लूडेड पीपल। तो जो लोग सोशली बैकवर्ड होने के बावजूद अगर वो कुछ कैटेगरीज में आ जाते हैं तो उसको हम रिजर्वेशन का फायदा नहीं देंगे। ये इन इन अ वे इक्वालिटी है। यस और नो, इन अ वे ये भी इक्वालिटी है। जब तुम्हारा इक्वालिटी की बात हो रही है तो इक्वालिटी सिर्फ रिजर्व और अनरिजर्व की क्यों बात कर रहे हो? इवन रिजर्व के अंडर भी इक्वालिटी की जरूरत है। सो बहुत सारी कैटेगरीज बनाई दी गई, और उसको बाद में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने एक ओएम के फॉर्म में निकालना पड़ा कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस को बोला गया कि तुम बताओ कि तुम्हारे अनुसार किस किस को एक्सक्लूड करना चाहिए, और अदर किस किस को आपने ओबीसी कैटेगरी वाले में, शेड्यूल क्या, शेड्यूल ट्राइब में नहीं, किसमें? ओबीसी कैटेगरी में। रिमेंबर, ये कहानी बैकवर्ड क्लासेस की चल रही है, कोई गलती मत कर देना। बैकवर्ड क्लासेस कैटेगरी में किस किस को आप क्रीमी लेयर मानोगे, ठीक है। तो उन्होंने एक कैटेगरी दी, नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, मतलब अगर तुम सन या डॉटर हो, मैं हट जाता हूँ बीच में से, ओके, थोड़ा बहुत आइडिया दूंगा मैं, सारे नहीं पढ़ा हूँ। इफ यू आर सन और द डॉटर ऑफ समबडी हु इज ऑक्युपाइंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, लाइक द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बच्चे हो, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बच्चे हो, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के बच्चे हो, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ यूपीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस के बच्चे हो, चीफ इलेक्शन कमीशन के बच्चे हो, क्या के बच्चे हो, या पर्सन होल्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस ऑफ इसी सिमिलर नेचर में, ओके, तो तुमको नहीं मिलेगा द एंटायर कॉन्टेक्स्ट ऑफ ओबीसी रिजर्वेशन। इसमें प्राइम मिनिस्टर वगैरह भी आ जाते हैं, ऑफ सिमिलर नेचर होते हैं, ओके। फिर ग्रुप ए क्लास 1 ऑफिसर्स में, इफ यू आर द डॉटर और सन ऑफ parents both of whom are class 1 officers, either of whom is class 1 officers, both of them is so on and so forth, one of them is a class 1 officer, the other one dies, or so on and so forth, तो भी तुम क्रीमी लेयर में हो जाओगे, तुमको ओबीसी कैटेगरी की रिजर्वेशन वाला कोटा नहीं मिलेगा, ओके। ऐसे ही और भी है, ओके। सो एज आई टोल्ड यू, क्लास 1 ऑफिसर्स एक्सेट्रा, बहुत सारे और है, मैं इतनों का क्या क्या नाम लूं, ओके। सो यू कैन ऑलवेज अंडरस्टैंड दिस, एंड उसी तरह से क्रीमी लेयर चलता ही जा रहा है। ग्रुप बी और क्लास 2 ऑफिसर्स के लिए इफ यू आर द सन्स एंड डॉटर्स, याद रखना, यू शुड बी सन्स एंड डॉटर्स ऑफ parents both of whom are class 2 officers, one only the husband is a class 2 officer and he gets into class 1 at the age of 40 or earlier, ये etc you are creamy layer। ये क्या है, ये कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। ब्रॉडली स्पीकिंग तुम्हें पहले 2-3 याद रखने पड़े चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के होने चाहिए, ओके, क्लास 1 ऑफिसर्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आल्सो कुछ कैटेगरीज, ओके, कुछ कैटेगरीज को ऑन द बेसिस ऑफ इनकम क्राइटेरिया भी डाल दिया गया। कैसे सर? तो जैसे एग्रीकल्चरल होल्डिंग है, सन्स एंड डॉटर्स ऑफ पर्सन बिलोंगिंग टू फैमिली, फादर मदर माइनर चिल्ड्रन व्हिच ओन्स ओनली इरिगेटेड लैंड व्हिच इज इक्वल और वन मोर देन 85% ऑफ स्टैट्यूटरी सीलिंग एरिया, बोथ इरिगेटेड एंड अनइरिगेटेड लैंड एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो तुम नोटिस करो, बहुत सारे एक वर्ड क्या पे क्या आ रहा है, द रूल ऑफ, क्या वर्ड आ रहा है? एक्सक्लूजन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वर्ड। फिर एक इनकम और वेल्थ टेस्ट भी है। इफ यू आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ एटसेट्रा whose persons having gross in annual income of 1 lakh or above or possessing wealth above exemption limit as described in Wealth Act for a period of 3 consecutive years, इसको भी क्रीमिंग लेयर माना जाता है। सर 1 लाख से क्या होता है सर? 1 लाख तो कुछ नहीं था। अरे बेटा मेरा बच्चा, तब ना 50 रुपए में आदमी है ना बिंदास पिज्जा खाता था, अब 350 रुपए का पिज्जा नहीं मिलता है। मतलब ये 1993 की बात है। ओ अच्छा, ऐसा बोलो ना सर, दिल टूट गया हमारा। ओके, सो ये जमाना और था। तो हमने क्रीमी लेयर का जो कॉन्सेप्ट है ना, उसको हमने बोला कि हम हर 3 साल के बाद इसको रिवाइज करेंगे। ये जो इनकम वाला क्राइटेरिया, तो एक साल पहले वो 1 लाख रुपए था, ओके, एनुअल इनकम। अब एवरी 3 इयर्स हम इसको चेंज करते जाएंगे। तो अभी इस टाइम पर वी आर लुकिंग एट 8 lakhs, बट if I'm not wrong, there is already a notification which is pending which says that they are going to revise it to 12 lakhs. I hope everyone has understood this. सबको समझ में आया या नहीं? क्लियर है या नहीं? सो व्हाट इज क्रीमी लेयर? क्रीमी लेयर वो है जिनको जरूरत ही नहीं, जो रिजर्वेशन, सोशल बैकवर्ड है, लेकिन वो सोशली बैकवर्ड होते हुए उनको जरूरत नहीं महसूस होती, या उनको जरूरत, हमें ऐसा नहीं लगता कि उनको जरूरत है कि उनको रिजर्वेशन का, ये 27% वाला कोटा का रिजर्वेशन का फायदा हो। सबको समझ में आ रहा है या नहीं? Everyone has understood this or not? यहां तक क्लियर है?
कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि तुम्हें अगर मैं ना पढ़ाता तो कौन पढ़ाता ये सब चीजें। बिल्कुल सही बात है। सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि मैंने अभी मोदी जी को फोन किया। सर आप मोदी जी को भी फोन करते हो? अरे मोदी जी को मैं फोन करता हूँ, व्हाट्सएप करता हूँ, मैं सब कुछ पूछता रहता हूँ मोदी जी से। तो मोदी जी बोले कि सिद्धार्थ हमको है ना धीरे धीरे ये सीलिंग को इंक्रीज करना पड़ेगा, बिकॉज आमतौर पे वैसे तो हम 3 इयर्स में करते ही है, लेकिन ये सीलिंग को हमें चेंज करते रहना पड़ेगा। बिकॉज हमने ये नोटिस किया है कि जैसे जैसे चेंजेस होती जा रही है, अगर हम ये सीलिंग को चेंज नहीं करेंगे तो उनको फायदा नहीं मिलेगा जिनको ये फायदा मिल जाना चाहिए। So before the Narendra Modi government came to power, the gross annual income benchmark for determination was raised from 4.5 to 6 lakhs under the UPA rule in 2013। फिर 3 साल के बाद सितंबर 27 में बीजेपी ने इसको 8 लाख कर दिया। नाउ दे आर प्रपोजिंग कि इसको हम 12 lakhs कर दिया। As far as I remember, शायद the notification is also out। In 2017, the government is an attempt to send a political signal to the significant OBC vote। ये क्यों पढ़ा रहे हो सर आप? यही वाली बात है बेटा। द इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि ओबीसी रिजर्वेशन पे बहुत सारे लोगों को बहुत सारा डाउट है। यस, उसका रीजन भी है। उसका रीजन ये है कि ओबीसी रिजर्वेशन, अदर बैकवर्ड क्लासेस रिजर्वेशन जो है, उसमें पॉलिटिक्स स्टार्ट्स मिक्सिंग अप। ओके, बिकॉज बहुत सारी कम्युनिटीज डिमांड करती है और द गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट कर लेती। ओके, सो देयर हैव बीन मेनी केसेस, जैसे महाराष्ट्र में भी हुआ है, हरियाणा में भी चल रहा है, वेयर वी हैव सीन दैट द सीलिंग हैज आल्सो बीन ब्रोकन। ओके, दैट इज मोर देन 50% ऑफ रिजर्वेशन हैज आल्सो बीन गिवन। सो हम कल जब इस क्लासेस में करेंगे तब हम और डिटेल में करेंगे एम नागराज केस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, जिसमें हम नोटिस करेंगे कि कैसे 1993 की 1993 की इंदिरा सानी केस के बाद पार्लियामेंट ने अलग अलग अमेंडमेंट्स की इन ऑर्डर टू सबवर्ट और रादर बाईपास द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स। और वो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स के बाद ओके एम नागराज केस कैसे उसको कॉन्स्टिट्यूशनली चैलेंज किया एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ ऑल द वे टिल हियर। बट वो कल की बात है, आज हम इस बात को और यहाँ पर छेड़ेंगे नहीं और हम आगे चलेंगे विद रिगार्ड्स टू द कॉन्सेप्ट। अब मुझे कुछ क्वेश्चन पूछना। क्या सर? सर एक फीमेल है, अच्छा, ये अपर कास्ट की है। वैसे तो मुझे इस पूरे वर्ड से एतराज है बट फिर भी बोलना पड़ रहा है। ओके चलो जी, फिर भी ये अपर कास्ट है, फॉरवर्ड क्लास है, जो मर्जी बोलो, और इनका विवाह हो गया एक मैन के साथ जो कि लो कास्ट का है। यार मेरे को बोलते बोलते बड़ा अजीब सा लगता है बट फिर भी। अब मुझे एक बात बताओ सर, विल शी गेट द रिजर्वेशन? आप ध्यान से सुनना। ओके, पहले मैं यहाँ तक पूछना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ तक आने के लिए ये थोड़ा टॉपर मटेरियल हो जाएगा। पहले मैं पूछ लेता हूँ सबको यहाँ तक क्लियर है या नहीं है? तुमको ब्रेक ब्रेक तो नहीं चाहिए? यहाँ तो पल्ले पड़ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऊपर से तो नहीं निकलने लगे? बिकॉज अब मैं तुमको वहां पहुंचा दूंगा जहां से तुम ऐसे पूरी दुनिया दिखाई देगी तुमको। क्या बात करोगे? पूरी दुनिया। यस ओके, कहीं तुम वकील तो नहीं बन जाओ? 1 मिनट ब्रेक ले लो, ले लो यार, ले लो 1 मिनट ब्रेक लो सर। ऑलराइट, ऑल गुड। अच्छा, द ग्रुप द ओके, आई डू दैट, वेट। ठीक है,
तुम लोग को एक बात बताऊं, ऑल ऑफ यू, शुड आई टेल यू समथिंग? अगर तुमको ये एग्जाम पास होना, अगर तुमको ये एग्जाम पास होना, तो यू विल हैव टू बिहेव एंड टॉक एज इफ यू आर ऑलरेडी आईएएस ऑफिसर्स. मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? यू अंडरस्टैंड? आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ फैक्ट कि जैसा जो आदमी बनना चाहता है ना, ओके, उसको वैसे बिहेव करना स्टार्ट करना चाहिए. मेरी बात समझ, तुम्हें गुंडा बनना है ना, सपोज गुंडा, ओके, तो गुंडा बनना है ना, तो पहले से गुंडों को कॉपी करना स्टार्ट कर दो. समझे? तुमको मूवी स्टार बनने का है ना, तो पहले से मूवी स्टार जैसे एक्टिंग करना स्टार्ट कर दो. तुम्हें राजा बनना है ना, तो राजा की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर दो. तुम्हें आईएएस ऑफिसर बनना है ना, तो आईएएस ऑफिसर की तरह बिहेव कर. एक बात बताओ, तुम एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से मुलाकात कभी की है तुमने? हैव यू मेट अ डीएम एवर? हाउ मेनी ऑफ यू मेट अ डीएम? या देखो, ये कमाल है माय फ्रेंड. मतलब मैं एक वर्ड याद रखना लाइफ में ना, इन दो वर्ड्स को कंबाइन करना, अदब एंड अधिकार. तुम राजा बन जाओगे. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? अ कॉम्बिनेशन ऑफ अदब एंड अधिकार, वर्ड्स तुम्हें एक्सपोज कर देते हैं माय फ्रेंड. यू अंडरस्टैंड? एक ब्रेक हुआ है, ब्रेक, ओके, और तुम इतने बेरोजगार हो, ओके, इतने बेरोजगार हो, राइट, दैट यू नो तुम्हारे पास इतना टाइम है कि तुम इस पर डिस्कशन करो 5 मिनट. ये तुम्हारी बेरोजगारी की इंतहा है. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. ये बेरोजगारी की इंतहा है कि तुम्हारे पास, तुम आईएएस ऑफिसर्स बन रहे हो और तुम्हें इस पे डिस्कशन का टाइम है. बताओ यार, आई डोंट अंडरस्टैंड. और एक दूसरे को आप सेलिब्रेट कर रहे हो, मजाक हो रहा है, गप्पे हो रही है. अरे मेरे को क्या सॉरी बोल रहे हो बच्चे? मैं सिर्फ ये बात बोल रहा हूं, तुम एक्सपोज हो रहे हो. जब तक योर हेड इज नॉट रेडी, जब तक योर हेड इज नॉट रेडी, द थ्रोन विल नॉट कम. द तख्त तुम्हें मिलेगा नहीं. यू अंडरस्टैंड? सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बाकी तुम्हारी मर्जी. कोर्स तो सभी खत्म कर लेते बेटा, थोड़ा ऊपर, थोड़ा ज्यादा, थोड़ा ज्यादा. वजन नहीं आता बेटा, वजन. बाकी तुम्हारी मर्जी है, चॉइस इज योर्स. तो बेरोजगार मत हो जाओ बेटा, ओके. मैं सिंपल से बताऊं, यू मस्ट बी वेरी 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 बिजी इन लाइफ. वक्त का बड़ा बड़ा महत्व होता है, ओके. तो आई एम 100% श्योर, एक कनिष्क गोम्स ये कभी टाइम पास नहीं करेगा. एक भरत राय ये कभी टाइम पास नहीं करेगा. यू नो, ये कभी नहीं करेंगे. यू अंडरस्टैंड? एंड आई नॉट नेमिंग वन. इस कैटेगरी के लोग कभी नहीं करेंगे. यू अंडरस्टैंड? उनके पास टाइम ही नहीं है. यू अंडरस्टैंड? And there are some others also, मैं नहीं बोल रहा, but majority, but बाकी लोग जो करेंगे, fine. चलो, we get back to this. So there's a female who is so-called an upper caste. There is or a forward class. There is a male who is lower class. अगर इन दोनों का विवाह हो गया, अब सवाल ये पैदा होता है कि इस लेडी को क्या रिजर्वेशन का एडवांटेज मिलेगा या नहीं. अब ये मेजर क्वेश्चन था. तो सुप्रीम कोर्ट ने एक मंत्र बताया. क्या? यस, सुप्रीम कोर्ट का एक मंत्र है. सुप्रीम कोर्ट का भी मंत्र है, यस, इस जजमेंट का एक मंत्र है, दैट वंस एन अपर कास्ट ऑलवेज एन अपर कास्ट. मैंने क्या बोला? वंस एन अपर कास्ट ऑलवेज एन अपर कास्ट. ये फॉर्मूला याद रखना पड़ता है. नहीं समझना है, मैं अभी तुम्हें बताता हूं. सो अभी तुम्हें कंफ्यूजन आएगा, इसलिए मैंने इसको मेनी कोट्स में डाला. लॉजिक्स, बहुत सारे लॉजिक्स सुनाए तुम्हें दिखाई देंगे. और ना ज्ञान वर्षाएं होने वाली है, अभी बहुत सारी वर्षाएं होने वाली है. और ये सड़क पे नहीं हो रही है, ये इन द हाईएस्ट अथॉरिटीज ऑफ इंडिया में हो रही है. So, if a woman who by birth belongs to a scheduled caste or scheduled tribe marries to a man belonging to a forward caste Hindu, whether on marriage she ceases to belong to scheduled caste or scheduled tribes. ये सवाल उठा था राजेंद्र श्रीवास्तव वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र on 22 January 2010 में. So, and I quote the judgment: when a woman born in a scheduled caste or a scheduled tribe marries to a person belonging to a forward caste, her birth does not change. तुम्हें कुछ वर्ड याद आ रहा होगा. Caste is a class. Oh, I hope you are understanding. A person born as a member of scheduled caste or scheduled tribe has to suffer from disadvantages, disabilities, and indignities only by the virtue of belonging to a particular caste, which he or she acquires voluntarily on birth, or sorry, involuntarily on birth. The suffering of such a person by virtue of caste is not wiped out by marriage with some person belonging to a forward caste. The label attached to a person born into a scheduled caste or scheduled tribe continues notwithstanding the marriage. तो एक फीमेल जो लोअर कास्ट में born हुई और उसने अपर कास्ट से शादी कर ली, कोई बात नहीं, she will continue enjoying the category of scheduled caste or scheduled tribes. If a woman who by birth belongs to an upper caste Hindu marries belong to a person who is of lower caste or scheduled caste scheduled tribes, whether on marriage can she confer scheduled caste status. ये मीरा कमारिया वर्सेस सुनीता एंड अदर्स में 8 December 2005 में जजमेंट हुआ था. A candidate who had the advantageous start in life, being born in a forward class, and had the march of an advantageous life, but is transplanted in a backward caste by adoption or marriage or conversion, does not become eligible to the benefit or reservation under Article 15(4) or 16(4), as the case may be. Acquisition of the status of scheduled caste, etc., by voluntary mobility into these categories would play fraud on the Constitution and would frustrate the benign Constitution policy under Article 15(4) and 16(4). तो मैं अपने बात को प्रूव कर चुका हूं by these two judgments, which says caste is a class. It is a permanent structure with you. बात समझ में आया या नहीं? Everyone has understood this or not? So दोनों judgments में हमने इस बात को प्रूव कर दिया
कि सुप्रीम कोर्ट कंसिडर करता है कि कैस्ट जो तुम जिसके साथ तुम्हारा जन्म हुआ है वो तुम्हारे साथ एक परमानेंट स्ट्रक्चर है, यू कैन नॉट बी रनिंग अवे फ्रॉम दैट। और क्योंकि कैस्ट इज अ क्लास, इट बिकम्स द बेसिस ऑफ रिजर्वेशन। बात समझ में आया या नहीं? अब मैं इससे ज्यादा तुम्हें क्या प्रूव करूं, और तुम्हें कौन पढ़ा सकता है ये? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आया या नहीं? सो द सेम कॉन्सेप्ट लेकर एक दिन मैं पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। अब क्यों पहुंच गया सर? अब तो सब सेटिस्फाई हो गया। ओके, सो मैंने ये सेम चीज ओबीसी के बारे में पूछी। ओके, तो ओबीसी ने के बारे में भी मैंने पढ़ा था, बट सुप्रीम कोर्ट में एक विचित्र बात आई। क्या है? सुप्रीम कोर्ट बोलता है हम क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट रिजर्वेशंस इन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट पे लगाएंगे। मतलब अगर तुम क्रीमी लेयर में हो और तुम ओबीसी हो तो तुमको एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। बट जब सेम कैटेगरी अगर हम लेजिस्लेटिव बॉडीज में, जहां इलेक्शंस के लिए होता है, वहां पर हम तुमको इस बारे में कोई मना ही नहीं करेंगे। यार मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया सर, क्या बात है? रिजर्वेशन रिजर्वेशन होता है, तो अब वहां पे नहीं दोगे, वहां पे नहीं दोगे, ये क्या बात हुई? तो मैंने सुप्रीम कोर्ट में फोन किया। सुप्रीम कोर्ट में फोन करते हो खुद ही चले जाते हैं, मैं कभी कभी फोन कर देता हूं। ओके, तो मैंने सुप्रीम कोर्ट में फोन किया, मैंने कहा माय लॉर्ड ये क्या बात हुई? बोले सिद्धार्थ तेरे को ना समझ में नहीं आता, अगर तेरे को एजुकेशन में रिजर्वेशन मिल जाए या फिर एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन मिल जाए तो तेरे को फायदा होगा, इंडिविजुअल को फायदा होगा। लेकिन अगर तुझको इलेक्शन में रिजर्वेशन मिल जाता है, ओके सॉरी, इलेक्शन का अपॉर्चुनिटी मिलता है और तू इलेक्ट हो जाता है, तो पूरी कम्युनिटी का फायदा हो जाता है। बात समझ में आया या नहीं? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? तो हम कम्युनिटी का फायदा करने में तेरे को मना नहीं कर रहे, अपना फायदा अपन तेरे को नहीं करने देंगे। एवरीवन हैज अंडरस्टूड। सो ये कहां लिखा? सो 2010 में चीफ जस्टिस केजी बालाकृष्णन ने उन्होंने ये रैशनल बताया। उन्होंने बोला दैट उन्होंने ये बताया that when a backward classes person is elected to a political office in a reserved constituency, benefit goes to the community as a whole and not just to her as an individual. By contrast, he hinted when a person gets a reserved seat as in an educational institution or government job, the individual alone benefits. सबको हो गया? प्लीज इसको लिखो। Everyone write this down properly. Everyone has written this. तो मैंने एक दिन सुप्रीम कोर्ट में फोन किया, फिर से फोन किया, सर क्या कर रहे हो आप? मैंने सुप्रीम कोर्ट में फोन किया, मैंने कहा माय लॉर्ड ऐसा बात सही नहीं। सुप्रीम कोर्ट बोले सिद्धार्थ क्या बोल रहे हो? मैंने कहा माय लॉर्ड ये बिल्कुल सही बात नहीं है, मैं एक डॉक्टर बन जाता हूँ, ओके, ये तो मेरा एजुकेशन है, क्या मैं कम्युनिटी का फायदा नहीं कर सकता? ओ यस और नो? मैं एक डॉक्टर बन गया, क्या मैं कम्युनिटी का फायदा नहीं कर सकता? मैं एक इंजीनियर बन गया, ओके, मैंने पूरे के पूरे एरिया में सोलर प्लांट्स लगा दिए, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगा दिए, मैं ये नहीं कर सकता? ओहो, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? बेटा बहुत सारे लॉजिक्स है, सवाल बड़े खतरनाक है, ओके, देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हियर, बहुत सारे लॉजिक्स है, ओके, लेकिन क्योंकि रिजर्वेशन एक एंटायर कॉन्टेक्स्ट है, ओके, सो द एंटायर एंटायर कॉन्टेक्स्ट इज सिर्फ लॉजिक्स है। फिर मैंने सुप्रीम कोर्ट में एक और बार फोन किया। अब क्या हुआ सर? सर बहुत सारे लोगों के मन में ये विचार आ रहे थे, सबको यहां तक क्लियर है या नहीं? एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? किसी को अभी तक कोई डाउट? अब एक प्रश्न तुम्हारे मन में आ रहा होगा, ओके, और लोग पूछे जा रहे, उनका टाइम पास ही नहीं खत्म हो रहा, ओके, उनको बड़ा मजा आ रहा है, सिद्धार्थ सर से कुछ तो पूछ के ले लेते हैं कि भैया सिद्धार्थ सर आपने पढ़ाना भूल गए थे। बेटा ये सिद्धार्थ सर की क्लास चल रही है, मजाक नहीं है, समझ में आया? तो बड़े बड़े सूरमा यहाँ पर आके बेहोश हो जाते। अब ध्यान से सुना करो, इसमें कॉन्सेंट्रेट किया करो, मैं पढ़ाता क्यों। अब एक और इंपॉर्टेंट बात है कि सर क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट को शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स में क्यों नहीं माना जाता? हाँ, ये वाली भी बात है। सर देखो बात तो दोनों तरफ से सही करो ना, ये क्या खतरनाक बात है? तो क्रीमी लेयर जो है उनको आपने सिर्फ ओबीसी में डाल दिया, यस और नो? तो आपने उस कॉन्सेप्ट को ओबीसी शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स पे क्यों नहीं अप्लाई किया? ये बात भी सही है। तो मैंने सुप्रीम कोर्ट में फिर फोन किया, सर फिर फोन करते हो? तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला सिद्धार्थ जो शेड्यूल कास्ट है और शेड्यूल ट्राइब्स है उनको हम कॉम्पेंसेट कर रहे। क्या करें? कॉम्पेंसेट करें। मतलब बोले सिद्धार्थ एक बात बता ना बेटा, बेटा यू हैव टू रियली फील फॉर दिस, ओके, ये आपको सोचना पड़ेगा, यू हैव टू बी लार्ज हार्टेड इन दिस। तो मालूम है क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सेल्फ एस्टीम, योर अंडरस्टैंडिंग। तो थोड़ा सा सोच के देखना, ओके, व्हाट इज सेल्फ एस्टीम अबाउट? तो मैं हमेशा यही एग्जांपल देता हूँ। मेरी एक कजन है, ठीक है, वो मेरे से 22-23 साल की होगी, ओके, बट उनके जो फादर है, ओके, ही रिटायर्ड एज मेजर जनरल इन द इंडियन आर्मी। मुझे मालूम नहीं, तुम्हें मालूम है मेजर जनरल क्या होते हैं? मेजर जनरल इज लाइक मेजर जनरल, ओके, कमाल नहीं होता बेटा, वो फिर कमाल धमाल होते। तो उस मेरी कजन ने जिंदगी भर देखा कि पापा जी कमांड करते हैं और 10,000 लोग, ओके, 20,000 लोग, 50,000 लोग, ओके, वो भी ट्रेंड इंडियन आर्मी के सोल्जर्स आर रेडी टू अटैक। एक मेजर जनरल एक देश को उड़ा सकता है अकेला, यू नो, इतनी स्ट्रांग होता है वो। अब क्या हुआ कि ये जो मेरी कजन है इसने हमेशा देखा कि पापा जी आते हैं, लोग खड़े हो जाते हैं, पापा जी आते हैं, वो उनको ओ में होते हैं, रिस्पेक्ट में होते हैं।
तो धीरे धीरे ये मेरी कजन के सेल्फ एस्टीम बहुत बढ़ गया, कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया। अब ये मेरी जो बहन है ये अफ्रीका चली जाती है अकेली घूमने, और जंगलों में युगांडा वुगांडा घूम रही है। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा सिस्टर तेरे को एक दिन है ना जानवर खा जाएंगे, तो बोले मैं अकेली निपट लूंगी। व्हाट भैया, ये कॉन्फिडेंस कहां से आया भैया तुम्हें? ये कॉन्फिडेंस तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स को या एनवायरमेंट की वजह से आया। बिल्कुल सही बात। तो आर्मी वाले होते हैं बेटा, बड़ा पैसा वैसा नहीं होता हमारे पास, ओके, लेकिन भाई अकड़ है भैया, स्टाइल है, साटा पैशन है। ये कहां से आया? ये इसलिए आया बिकॉज रिस्पेक्ट मिलती है। आई होप यू आर अंडरस्टैंड। ऑन द कॉन्ट्री एक और बच्चा है, उसने देखा जिंदगी भर उसके पापा को, उसके फैमिली को रिस्पेक्ट नहीं मिली, उसको अनटचेबल की तरह बिहेव किया गया, ओके, उसको अछूत बोला गया, दुनिया भर के उसको डिस्क्रिमिनेशन किया गया। तो बेटा मालूम है क्या गिर जाता है? सेल्फ एस्टीम गिर जाता है, कॉन्फिडेंस गिर जाता है। Are you understand? No amount of money, no amount of money can compensate that self-esteem. I hope you are understanding. तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला सिद्धार्थ, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, स्पेशली शेड्यूल कास्ट को हमें कॉम्पेंसेट करना है बिकॉज दे हैव हिस्टोरिकली सफर्ड फ्रॉम द स्टिग्मा ऑफ अनटचेबिलिटी। तो द कॉन्सेप्ट हियर इज कि एससी, एसटी एंड बैकवर्ड क्लासेस, ये दोनों तीनों बैकवर्डनेस के हैं, लेकिन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, स्पेशली शेड्यूल कास्ट, हमको उनको अनटचेबिलिटी की कॉम्पेंसेशन करना है। सो अगर हमें ये बात मालूम पड़ जाए, so no amount of money, no amount of money, a scheduled caste person may be relatively well off, but he is still being subjected, he will still be subjected to that caste or that kind of a social stigma which is of untouchability. वो उसके मन से नहीं हटेगा। अगर तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया है ना बेटा, तो तुम्हें मालूम होगा डॉक्टर अंबेडकर ने पहले सोचा था कि रिजर्वेशन 70 इयर्स के लिए देनी चाहिए थी। आई होप तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया है। ये कभी लॉ में नहीं डाला गया था, बट इट वाज अ थॉट प्रोसेस। उसका भी एक रीजन है, ओके, क्या रीजन है सर? बेटा वो डॉक्टर अंबेडकर थे, वो बड़े महान थे, सो उनको सब कुछ आता था। तो होता क्या है, हमारी लिविंग मेमोरी जो है ना, तुम्हें बड़ा अजीब सा लगेगा। सी आमतौर पर हम मानते हैं कि 20 to 25 इयर्स की एक जनरेशन मानी जाती, ओके, पहले शादियां जल्दी हो जाती थी, तो 20-25 इयर्स में एक जनरेशन हो जाती। अब होता क्या है, हमें अपने पापा का नाम मालूम होता है, यस, हमें आमतौर पर हमारे ग्रैंडफादर का भी नाम मालूम होता है, और बहुत अच्छी मेमोरी होती है तो हमें ग्रेट ग्रैंडफादर का भी नाम मालूम होता है। लेकिन उससे पहले हमारे हमें नाम मालूम नहीं होते आमतौर पे, अनटिल अनलेस तुम टाटास के बच्चे हो, यू अंडरस्टैंड। वैसे ये मान के चला जाता है कि अगर मेरी 3 जनरेशंस का काम हो जाए, तो 3 जनरेशंस के बाद वो जो मेमोरी है, वो जो यादें हैं ऑफ एनी काइंड ऑफ ह्यूमिलिएशन जो किसी ने सही थी, वो ये जनरेशन भूल चुका होगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। वाओ, तुमने सोचा इस बारे में कभी? तुमने इस बारे में कभी सोचा माय फ्रेंड? कितनी बड़ी बात है कि आदमी के मन से हट जाएगा, वो भूल चुका होगा। इट इज नॉट अबाउट मनी माय फ्रेंड, इट इज अबाउट दैट कॉन्फिडेंस कमिंग बैक। बात समझ में आया या नहीं? सो ये 70 साल क्यों डाला गया था? ओके, ब्रॉडली ये डाला था कि वो ह्यूमिलिएशन जो मेरा परिवार ने सहा, वो अब मैं भूल चुका हूं। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सो ये मेरे सेल्फ एस्टीम का मामला है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो ये मेरे देश के फ्रेटर्निटी का मामला है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ऑल्दो सुप्रीम कोर्ट ने जब इसको ब्लैक एंड व्हाइट में देखा, जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको ब्लैक एंड व्हाइट में देखा, तो ऐसा भी बोला कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जो इमोशंस है उसको आप कॉन्स्टिट्यूशन के तराजू पे तोल सकते हो। सो कल हम जब करेंगे तो वी विल अंडरस्टैंड एम नागराज केस, ओके, और तब देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट को भी अनइमोशनल होना पड़ा। आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस पार्ट। यस ऋषभ, सी ऋषभ ने कितना अच्छा डाला, हिस्टोरिकल इंजस्टिस, सोशल एक्सक्लूजन, अनटचेबिलिटी, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस बच्चे, ये बहुत सेंसिटिव मामला है। अब उसको पॉलिटिसाइज करके देखोगे तो बात अलग है, लेकिन अगर हमें इसको 2 मिनट के लिए सोचे कि ये इंडिया का मामला है, ओके, ये इंडियंस का मामला है, ये हमारा मामला है, वो कंट्री बड़ी बदतमीज कंट्री होगी यार, जो अपने ही लोगों को इतना डिस्क्रिमिनेट कर देगी। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। तो थोड़ी देर सोच के देखो, थोड़ी देर इस साइड से नहीं उस साइड से सोच के देखो, ओके, कि मैं आज कितने प्राइड से अपनी बहन की बात कर रहा हूं। मेरी बहन सच में, मजाक नहीं कर रहा हूं, ओके, मेरी सिस्टर सच में युगांडा चली जाती, अकेली चली जाती है, बैग पैक करके निकल ली, ओके। मैंने एक बार उसको फोन किया, तो कहां चली गई? बोली मैं तो निकल गई। मैंने कहा कहां निकल गई? युगांडा। मैंने पूछा, मैंने अपनी चाची को, मैंने कहा इसको इतना कॉन्फिडेंस कहां से आता है? तो बोला अपने पापा को देख देख के हो गया, अपने पापा की सगी बेटी है, यू नो दैट काइंड ऑफ, ये कॉन्फिडेंस कहां से आया? आई होप यू अंडरस्टैंड। और वहीं पर अगर कॉन्फिडेंस आ सकता है तो लॉस ऑफ सेल्फ एस्टीम भी आ सकता है। आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। Yes, caste is a permanent class. Correctly understood. So you have to understand caste as a very different basis. देखो, 2 में से एक चॉइस थे, या तो डॉक्टर अंबेडकर के रास्ते पे निकल जाते। Are you understanding? So डॉक्टर अंबेडकर ने बोला था अनहाइलेशन ऑफ कास्ट, उन्होंने एक बुक लिखी थी, कभी मौका मिले ना बुक पढ़ना बेटा, दिल फट के हाथ में आ जाएगा तुमको, रोने लग जाओगे तुम लोग, ओके। ऊपर से मत पढ़ना, पढ़ लेना एक बार, अनहाइलेशन। वो बोलते थे कि कास्ट सिस्टम ही हटा दो। तो व्हाट वाज डॉक्टर अंबेडकर सेइंग कि कास्ट सिस्टम हटा दो? गांधी जी सेड ना, दिस इज नॉट अ कास्ट सिस्टम, इसको हरिजन का नाम दे दो, अपलिफ्ट करो। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सो द कॉन्सेप्ट है इसकी, कल हम इसको समझेंगे कि डॉक्टर अंबेडकर ने कास्ट को एक लीगल एंगल दे दिया, जबकि गांधी जी इसको एक सोशल एंगल की तरह से देखते थे। I hope everyone has understood. Yes, Ganesh. That is why he finally took up Buddhism. Are you understanding? So there are multiple things we can go into it, but for the time being, please understand this like a responsible Indian.
ये बड़ा दुख की बात है, यू अंडरस्टैंड। जहां हम इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी ये सब बोलते हैं, वहां पर हमको ये सब चीजों को भी सुनना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो मैंने जितना मैं समझा पाया हूं और आंसर सब कुछ मैंने तुम्हारे साथ शेयर कर दिया। मेक श्योर रिवाइज दिस एंड मेक इट अ पार्ट ऑफ योर लिविंग मेमोरी, देन यू विल अंडरस्टैंड दिस। ओके, थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू टुमारो। गॉड ब्लेस एंड जय हिंद। Thank you very much. I'll see you tomorrow. And day after tomorrow, we will have the special class. I'm going to schedule it right now. Day after tomorrow, 8 hours one day, 8 hours the next day. Special classes, page by page, Lakshmikant, part 2. Okay. Thank you very much. I'll confirm, Mujtaba. Let me see. Hopefully 6 a.m.